तो आज इंटरफ्रेंस आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। माइक में तो आवाज ही नहीं आ रही। इधर ऑनलाइन में आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो देखिए हम लोग इंटरफ्रेंस में मोस्ट ऑफ द टॉपिक हो गया था, सिर्फ अब न्यूटन सिंह बचा हुआ है ना। तो एक पहले क्वेश्चन देते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे सपोज एक सोर्स S1 है और यहाँ पे सोर्स S2 है और ये इसका लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग। और इधर अगर हम एक स्क्रीन रखते हैं, याद है, तो इससे लाइट निकल रही है और इससे भी लाइट निकल रही है और यहाँ पे इंटरफ्रेंस पैटर्न अगर इस स्क्रीन के ऊपर बनता है तो कैसा शेप था? सर्कुलर था, है ना। इसमें सर्कुलर रिंग्स बन रहे थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये बताया गया था कि स्क्रीन इधर रख देते हैं इधर तो कैसा था? हाइपरबोलिक था, लेकिन क्या बोलते हैं मतलब नजदीक, नियर द सेंटर स्ट्रेट लाइन था, है ना ऐसा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन डी दे दिया है और सपोज करिए कि ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का सेपरेशन जो है ना कैपिटल डी दिया है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कैसा है, सर्कल। मतलब डार्क रिंग जो बनेगा वो भी सर्कुलर और ब्राइट रिंग बनेगा वो भी सर्कुलर, है ना। डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर रिंग्स विल बी फॉर्म्ड हियर, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर देखो यहाँ पे इफ डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ठीक है ना, और लैम्डा इज वेवलेंथ, ये क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट। प्लस लाइट, फर्स्ट लाइट है क्या? हाँ फर्स्ट लाइट है, ठीक है। सो इफ डी इज मच ग्रेटर देन डी, स्मॉल डी और लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है, देन इन द रेडियस ऑफ nth लाइट रिंग, ठीक है, फॉर्म ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे जो nth ब्राइट रिंग बनेगा उसका रेडियस निकालना है, ठीक है। वो स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन। समझ लो, लाइट यहाँ से ऐसे निकलेगी, लाइट विल रीच हियर एंड लाइट विल रीच हियर लाइक दिस, है ना, यहाँ पे इस तरह से। तो हमें रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग बताना है, ठीक है। रेडियस क्या आ रहा है? देखो रेडियस इस डायग्राम में अगर जैसे मान लो इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं और इस पॉइंट को P बोल देते हैं, तो रेडियस कौन सा होगा? ओपी हो जाएगा, है ना, ये ओपी, दिस ओपी निकालना है आपको बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ब्राइट रिंग बनता है तो इसके चारों तरफ ऐसे क्या होगा, मतलब इस पॉइंट पे अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इतने डिस्टेंस में चारों तरफ भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटर, तो ब्राइट रिंग का मतलब जो रिंग बनेगा उसका रेडियस यही हो जाएगा। तो मतलब ओपी निकालना है सिंपली। मान लेते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एल लैम्डा। तो बस वो यूज करोगे, पार्ट डिफरेंस इज एल लैम्डा, और उसको यूज करके ये डिस्टेंस ओपी निकाल दोगे ना, यही रेडियस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बस एन लैम्डा लगा दोगे तो मतलब एनएथ रिंग का केस हो गया ये, ठीक है ना। तो बस ओपी निकालना है यहाँ पे। तो देखो जरा ओपी कितना होगा। ये वन से से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें उसमें जो सोर्सेस थे ना वो यहाँ पे ऐसे और ऐसे था, है ना, इसमें इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, इसमें हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ रिंग इज ओपी, बेसिकली रेडियस ऑफ रिंग ओपी होगा, है ना। अब ये डार्क का कंडीशन लगा दोगे यहाँ पे तो डार्क रिंग का रेडियस निकल जाएगा, ब्राइट का लगा देंगे तो ब्राइट रिंग का कंडीशन निकल आएगा, ओके। ये तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसमें पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो लेट अस कैलकुलेट पार्ट डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा, देखो ये डिस्टेंस यहाँ से मिड से दे दिया है ना, तो ये डिस्टेंस डी/2 हो जाएगा, है ना, दिस इज डी/2, और ठीक है। तो ये S2 है और P अगर हम इस, ठीक है ना, P निकालें, इसको समथिंग बोल देते हैं, सपोज इसी को R बोल देते हैं, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक S2P निकालेंगे, S2P, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर, ऐसे हो जाएगा ना, रूट अंडर OP का स्क्वायर और प्लस OS का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कि OP का जो सर स्क्वायर होगा कैमरा इसका, आउट ऑफ फोकस आ रहा कैमरा तो होना नहीं चाहिए ऑटो फोकस, अब ठीक है। है। यस सर। तो आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, OS2 हम लोग 2 माइनस स्मॉल डी/2, है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट, ये हो गया। S2P इतना निकल रहा है। और उसी तरह से अगर हम S1P निकालेंगे, S1P, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस 2 माइनस प्लस डी/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ओके। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये, ठीक है, तो डिफरेंस इसका निकालोगे तो पाथ डिफरेंस वही हो जाएगा, S1P माइनस S2P, दैट विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। मतलब ये पाथ डिफरेंस है, दिस इज डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ये पाथ डिफरेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। सिर्फ एन लैम्डा कर देंगे, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो बस एन लैम्डा लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये आर हमें निकालना है, ठीक है ना, वी हैव टू कैलकुलेट दिस आर, ओके, आर निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करें यहाँ पे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, ऐसे देखो, रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस बी माइनस बी प्लस डी/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस लग जाएगा आर स्क्वायर और प्लस बी माइनस डी/2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन लेमडा, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, एक टर्म, इसको तो सॉल्व करने का तरीका यही होता है ना कि एक जो टर्म है इसमें उसको राइट साइड ले जाओगे, स्क्वायर करोगे तो देखो आर स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब सॉरी ये रूट खत्म हो जाएगा इसका, डी प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना ही आएगा, है ना। और इस साइड ले जाएंगे ना, इस साइड इसको लेकर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आर स्क्वायर और प्लस डी माइनस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस टू एन लेमडा, और फिर रूट अंडर होगा आर स्क्वायर प्लस डी माइनस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरी गेट, अब आप देखिए यहाँ पे कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, वो कैलकुलेशन करोगे, एक रूट को हम उस साइड ले आकर स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको इधर लाकर के इसको ओपन करना पड़ेगा, तो इसको ओपन करोगे तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी इंटू डी बचेगा, यहाँ से डी तो टू कैपिटल डी और इंटू स्मॉल डी बच जाएगा, इसको इस साइड लाने पे, और इधर से आ जा रहा है टू एन लेमडा, ठीक है, और रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस डी माइनस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर, इतना रेसिपी का देखो नहीं है ना, तो यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो टू का फैक्टर कैंसिल कर देंगे और फिर हम लोग स्क्वायर एक बार और कर देंगे, है ना, तो फिर कैलकुलेशन होगा, तो देखो यहाँ से टू का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर और स्मॉल डी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, और ठीक है, और प्लस डी माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आ रहा है, और यहाँ पे एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये वाले डी को जो है ना स्मॉल डी को इसके कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दे हम लोग डायरेक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा, देखो ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो डी स्क्वायर और स्मॉल डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे कितना आ रहा है, क्या, कहाँ, कहाँ पे, ये, अच्छा एक एक छूटा है ना, प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, अच्छा ये छूट गया था, है ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो हाँ, तो देखो इसको जो है ना ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो ये जो है ना ये वाला तो इधर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड क्या रहा है आर स्क्वायर प्लस टी माइनस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। अब ठीक है, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, अच्छा हमसे एक जगह पहले मिस्टेक हुआ था, है ना, अच्छा अच्छा समझ गया, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे ये और ये कैंसिल हुआ, फिर इसको इधर लेके आए तो ये बन गया, ठीक है ना, टू एन डी, अच्छा यहाँ पे भी एक टर्म बच रहा था कितना, प्लस एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, अच्छा तो फिर हम इसका दोनों साइड जब नहीं, तो स्क्वायरिंग तो अब दूसरे तरीके से होगा ना, ओ सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, पता नहीं, तो कर लो तुम लोग भी कैलकुलेशन कर लो, अब तुम ही लोग बता दो फिर, मेरे से तो अच्छे तुम कर, ठीक है, निकाल के बताओ अच्छे कितना आ रहा है। एंगल का भी कर सकते हैं, अभी हमें ऐसे ही ध्यान में आया तो ऐसे ही करते रहे, तो इसमें जो है ना देखो क्या करना होगा, एक अप्रोक्सीमेशन लगेगा, देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाना पड़ेगा, देखो इसमें जो है ना अभी यहाँ तक अभी ठीक है ना, यहाँ तक तो ऐसे ही है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना इस साइड ले आते हैं, ठीक है ना, तो इस साइड लाएंगे तो टू कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी और माइनस टू एन लेमडा और रूट अंडर आर, नहीं नहीं उसको लाना पड़ेगा ना, ये वाला टर्म को, ये वाले टर्म को एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, तो ये इसका फिर होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर और प्लस डी माइनस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो अब आप देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे ओपन जब करेंगे ना इसे, इफ यू ओपन इट तो कितना आ रहा है, इसको ओपन करने से ऐसा कुछ आ जाएगा, फोर कैपिटल डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर, है ना, एन पावर फोर और माइनस फोर कैपिटल डी स्मॉल डी और लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड जो है ना देखो यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें देखो क्या है कि डी डी प्रेजेंट है ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना, लेट अस नेग्लेक्ट इट, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, और ये है आर स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, इससे देखो जनरली क्या होता है कि लेमडा जो है ना जनरली बहुत लार्ज टर्म नहीं होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो डी स्क्वायर के साथ कैपिटल डी स्क्वायर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी क्या है कैपिटल डी का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे से क्या है लेमडा का पावर फोर है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट दिस वन, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जानते हो ऐसा हो जाएगा फोर डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर और माइनस फोर कैपिटल डी स्मॉल डी और एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा फोर एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे बच रहा है कितना कैपिटल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आंसर आ नहीं रहा है लेकिन, एक मिनट को जरा,
इसमें एक टर्म ये वाला नेगलेक्ट किया है ना हम लोग, चलो अभी ऐसा करो कि इसको भी रहने देते हैं, बाद में लिखते हैं, कुछ लिखेंगे n पावर 4 और लैम्डा पावर 4 है। अगर हम यहाँ पे अभी हम पूरा का पूरा डिवाइड कर दें, अगर यहाँ पे कुछ अभी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन किए नहीं है, ठीक है ना, तो इससे देखो डिवाइड अगर कर दे यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा ना, ये सारा टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 4 d² स्मॉल d² और प्लस n पावर 4 और लैम्डा पावर 4 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4 n² लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस 4 कैपिटल D स्मॉल d और n² और लैम्डा स्क्वायर, इतना आ गया है ना, और माइनस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, r स्क्वायर। मतलब इतना तो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको हम एलसीएम लेंगे अगर यहाँ से, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 n² ये वाला नहीं, ये d है ना, नहीं आंसर तो कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन ये जैसे ये क्वेश्चन जो है ना घटक की बुक में दिया हुआ है, मतलब अनसॉल्व प्रॉब्लम में, उसमें आंसर लेकिन कुछ और ही दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला आंसर तो नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन देखो क्या दिया हुआ था, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन ये कि डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, डी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी है। तो डी जानते हो लेमडा से भी मतलब बहुत बहुत लार्ज होगा, डी से जैसे बहुत लार्ज होता है ना, तो इट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू लेमडा आल्सो। तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अगर लगाते हैं, हम्म, ऐसा करो, ऐसा कर देते हैं, देखो यहाँ पे जो है ना डी स्क्वायर, इससे उसमें भी आंसर मुझे ध्यान में आ रहा है कि डी कॉमन आंसर जो लिखा हुआ है ना, उसमें आंसर में डी कॉमन लिया हुआ है, कैपिटल डी, तो हाँ डी कॉमन तो ले ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कैपिटल डी, ये आर स्क्वायर है, देखो कैपिटल डी स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखो इससे डी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 4, इससे डिवाइड कर देंगे अगर मान लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, डी बाई एन स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, एक तो ये बच जाएगा। फिर इधर जो है ना, यहाँ पे एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 d², ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से बचेगा माइनस, ठीक है ना, माइनस ये आ जाएगा, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, एक n² भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो विल गेट हियर 4 स्मॉल d बाई, अच्छा 4 कैंसिल हो गया है ना, ठीक है, तो ये बच जाएगा n² लेमडा स्क्वायर सब कुछ कैंसिल हो गया, तो ये d बाई कैपिटल डी ऐसे ही आ रहा है ना, ठीक है, तो d बाई कैपिटल डी। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन जो है ना नेग्लेक्ट वन टर्म, ठीक है ना, हम्म, हाँ, तो इसमें जो है ना लास्ट नहीं, देखो डी से ये भी डिवाइडेड है ना, और ये भी डिवाइडेड है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो है ना जैसे ये d² से डिवाइडेड है ना, तो इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डी जो है ना देखो डी बिगर है, ये स्मॉल होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये ज्यादा स्मॉल होगा, तो अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू जो है ना ऐसा कुछ आ जाएगा, डी और फिर आ जाएगा यहाँ पे d² और बाई n² और लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना, दिस विल गेट और माइनस बाई कैपिटल डी, ओके, होल पावर 1/2, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है ना, दिस इज आंसर, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें भी जानते हो देखो क्या हो रहा है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसमें भी उसी के जैसा, जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर वगैरह में हम डिस्कस किए थे ना, यहाँ पे जो है ना हाईएस्ट ऑर्डर एन बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एन लार्जेस्ट पुट करोगे ना, एन लार्जेस्ट पुट करोगे तो आर क्या होगा, स्मॉलेस्ट बनेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे देखो यहाँ पे एन को अगर हम लार्ज कर रहे हैं ना, इफ यू आर मेकिंग एन लार्ज, ठीक है, एन को लार्ज करोगे तो क्या होगा, ये इन्वर्सली रिलेट हो रहे हैं, तो आर स्मॉल हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इधर इधर एन का वैल्यू बढ़ नहीं सकता, इसका मतलब इधर एन का वैल्यू घटेगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर पीक जो है ना यहाँ पे बनेगा, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर वो चीज वो हम लोग समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जैसे इसमें ये सिचुएशन था ना, देखो S1 और S2, S1 और S2, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन जो है कितना दिया हुआ है, डी है, तो अगर हम यहाँ का पाथ डिफरेंस निकालेंगे ना, देखो इस पॉइंट पे अगर हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस तो कितना होगा, ऑब्वियसली लाइट है यहाँ से निकलेगा और यहाँ से लाइट, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना होगा, डी आएगा ना, पाथ विल डिफरेंस इन द पाथ विल बी डी, तो ये डी आ गया, इज दैट ओके। तो अगर आप देखिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालोगे, ऐसे देखो यहाँ पे लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि देखो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे ना, तो S2 माइनस S1 माइनस S1P, जो भी है S1P माइनस S2P, तो ये हमारा क्या है, डेल्टा एक्स निकलेगा, है ना, दैट इज पार्ट डिफरेंस है। अच्छा ज्योमेट्री क्या कहता है कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, अच्छा ये लेस देन बोलता है ना, तो मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स जो आएगा, डेल्टा एक्स वो क्या हो जाएगा, लेस देन पी, है ना, ठीक है, ये जो डिफरेंस कितना निकला हुआ है डेल्टा एक्स, तो ज्योमेट्री तो यही कहता है ना कि डिफरेंस ऑफ द टू, देखो ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है ना, दिस इज ए ट्राइंगल, तो ये तो कहता है ज्योमेट्री कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेस देन द साइड, तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो इससे कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो जो है डी से कम है, और यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, अब मान लो हम पार्ट डिफरेंस कैसे लिखते हैं, देखो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू मान लो हम एन लेमडा लिखते हैं, एन लेमडा, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस डी पुट करके एन निकालोगे तो समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे पार्ट डिफरेंस का वैल्यू क्या पुट करोगे, एन से थोड़ा कम पुट करो, मतलब यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है डी से कम पुट करेंगे, तो एन भी जो है वो यहाँ से जो निकलेगा उससे कम आएगा, इससे पता चल रहा है कि देखो अगर ये दो सोर्सेस है ना, तो यहाँ पे फ्रिंज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर बनेगा, और जैसे जैसे जाएंगे फ्रिंज ऑफ और लोअर ऑर्डर बनेगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे फ्रिंज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर बन रहा है, दिस इज फ्रिंज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, समझ में आया सभी को।
जानते हो वो कंक्लूजन जो है ना, यहाँ से पहले कंक्लूजन वो यहाँ से निकला, ठीक है ना, हमें हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब उस टाइम के हो सकता है इधर जो है ना हायर ऑर्डर बनेगा, लेकिन तो वो कंक्लूजन पहले यहाँ से पता चला कि जैसे जैसे हम देखो एन बढ़ा रहे हैं ना इधर, तो रेडियस क्या हो रहा है, कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर तो जाएंगे तो रेडियस तो बढ़ेगा ना एक्चुअल में, यहाँ पे छोटा रिंग बनेगा, यहाँ पे बड़ा रिंग बनेगा, तो इसका मतलब इधर रिंग का वैल्यू कम होगा, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ से भी पता चल जा रहा है, पार्ट डिफरेंस आप लोग को समझ में आया, पार्ट डिफरेंस से जो कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम है, और जैसे जैसे जा रहे हो पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है, ये जो निकल रहा है ना वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस यहीं पे अगर कर रहा है, ओके। यंस उसमें अलग हो रहा था, यंस डबल स्लिट में यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आता था, जीरो। मिनिमम आता, जीरो आता था ना, उसमें ऐसे था सोर्स एक यहाँ पे था और सोर्स यहाँ पे था, तो यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है और लाइट ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना था, जीरो था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, जीरो आएगा इसमें बहुत आगे जाकर, मतलब जीरो नहीं आएगा, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो हो जाएगा एट वेरी फार पॉइंट पे, वेरी फार पॉइंट पे ऐसा होगा, ओके। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला यही आ रहा है, ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस। तुम लोग को लॉजिक समझ में आया नेगलेक्ट करने का क्या लॉजिक था, देखो जब भी नेगलेक्ट करते हैं ना तो एक टर्म को दूसरे टर्म के कंपैरिजन में नेगलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डी से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे डॉट स्क्वायर से, तो इस टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, अगर नेगलेक्ट करना है तो उसमें जो है ना आंसर इसी तरह का दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ आंसर इज गिवन, ऑलराइट, ये ऑलराइट। Zoom out the slide once. इसको जानते हो, देखो अभी हम इस तरह से कैलकुलेट करा दिए, मतलब कह सकते हो पाइथागोरस फॉर्मूला वगैरह लगा करके निकाल दिए, तुम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो इसको एंगल से भी, ठीक है ना, यू कैन ट्राई इट यूजिंग एंगल, ठीक है ना, एंगल से निकाल के देखोगे, हो सकता है कि उससे भी आ जाए, नहीं आ रहा है, हाँ लास्ट वाला तुम नेगलेक्ट किया ना, नहीं नहीं ये वाला नेगलेक्ट किया ना, ये वाला नेगलेक्ट किया, अच्छा -1 भी आ रहा है ना, इससे हम क्या किए थे, डी स्क्वायर कॉमन लिए थे, -1 कर देते हैं, ऐसा है वही आ रहा है, अच्छा तो ऐसे ही आ रहा है ना, ठीक है, हाँ हाँ एक टर्म यहाँ पे और आएगा, ये -1 यहाँ पे आएगा, तो -1 के कंपैरिजन में अगर हम इन दोनों को नेगलेक्ट कर देते हैं, -1 आ जाएगा फिर, है ना, ठीक है, वो तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना कि कैसे ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है यहाँ पे एक -1 लिख लोगे, ठीक है ना, ऑलराइट। उसमें लेकिन आंसर जो दिया हुआ है ना, एक बार घटक की बुक में देखो तुम लोग, हमको ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन उसमें जहां तक मुझे याद है 2 टर्म लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि उसको जो है ना ये वाले को भी नेगलेक्ट कर दिया हो, इसको नेगलेक्ट कर दिया हो, तो फिर ये टर्म और ये टर्म रिटर्न करेंगे फिर, हाँ हो सकता है, ठीक है ना, 2 ही टर्म शायद उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो देखोगे तुम लोग, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम घटक की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, घटक का अनसॉल्व प्रॉब्लम है ये, घटक अनसॉल्व, ठीक है। अब तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूटन्स रिंग, ठीक है, न्यूटन्स रिंग, तो न्यूटन्स रिंग देखो क्या है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ thin film, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिन फिल्म बिटवीन टू ऑप्टिकली स्मूथ सरफेसेस, ठीक है, दो ऑप्टिकल फेसेस के बीच में जो थिन फिल्म ऑफ, जैसे ये थिन फिल्म लिखा हुआ है ना, आप अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, या थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना, या फिर एयर हो सकता है, थिन फिल्म ऑफ एयर, ठीक है। तो न्यूटन सिंक के फॉर्मेशन का रीजन यही है कि ये जो थिन फिल्म ऑफ एयर या लिक्विड प्रेजेंट है ना बिटवीन टू ऑप्टिकली स्मूथ सरफेसेस, उसी की वजह से बनता है। देखो सिचुएशन ऐसा है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लेन कॉन्वेक्स सॉरी प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, ग्लास प्लेट है ये, ठीक है, अब आप यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो देखो यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना एक छोटा सा गैप जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, एयर फिल्म, ये एयर फिल्म है। तो हम लोग जैसे वेज शेप फिल्म के बारे में डिस्कस किए थे ना, तो ये जो फिल्म देखो बन रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे थिकनेस कम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, थिकनेस बढ़ रहा है, थिकनेस इज इंक्रीजिंग, इसमें थिकनेस इंक्रीज कर रहा है, तो थिकनेस याद है तुम लोग को बताए थे कि अगर यूनिफॉर्म थिकनेस का कोई फिल्म है तो या तो पूरा फिल्म ब्राइट दिखता है या पूरा डार्क दिखता है, उसमें फ्रिंजेस नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जैसे यहाँ पे ब्राइट बना तो आगे बढ़ोगे तो पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाएगा, तो फिर डार्क बन सकता है, ब्राइट बन सकता है, तो इसलिए इसमें ऐसा होता है। अब देखो जैसे ये लेंस तो आप जानते हो ना, लेंस ऐसे करके सर्कुलर शेप का होता है, तो यहाँ पे जितना पार्ट डिफरेंस होगा उतना ही पार्ट डिफरेंस चारों तरफ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे अगर ब्राइट बन रहा है तो उतने थिकनेस के इस थिकनेस मतलब यहाँ पे जितना थिकनेस है उस थिकनेस पे चारों तरफ ब्राइट फ्रिंज बनेगा, है ना, चारों तरफ ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा, तो इसीलिए ब्राइट रिंग बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एयर फिल्म है उसकी वजह से बन रहा है। अब देखो अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, सपोज करो एक लेंस लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना, एक लेंस लिया हमने, ठीक है ना, सपोज दिस इज अ लेंस, और इसके ऊपर हमने एक और लेंस ऐसा रख दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी एयर फिल्म बन रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी न्यूटन रिंग बनेगा। ये ध्यान रखो कि न्यूटन रिंग बनने के लिए सिर्फ ऐसे नहीं कि ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी फॉर्म होगा न्यूटन रिंग, यहाँ पे भी सर्कुलर रिंग्स बनेंगे, ओके। तो अगर दो कॉन्वेक्स लेंस लगा दो या दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा दो इस तरह से, जैसे ये एक लेंस लगा दिया और एक लेंस ऐसे लगा दिया अगर हमने, ठीक है, तो यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है। सो इन ऑल दिस केसेस न्यूटन रिंग विल बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, तो इन ऑल these cases Newton's ring is formed
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, थिन एयर फिल्म, एयर फिल्म, तो इन सभी केसेस में न्यूट्रल सिंक फॉर्म होंगे, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट में उसको मतलब सस्पेंड करके कैसे रखोगे उसके लिए फिर एक अलग से मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना ऊपर से सस्पेंड करने के लिए, तो ये सबसे कन्वीनियंट यही है कि एक सरफेस है उसके ऊपर दूसरा लेंस रख दिया गया, ठीक है ना। ये कांटेक्ट में नहीं रहेंगे ना तो भी बनेगा। अभी इस बार आईआईटी जैम में 2024 में तो यही क्वेश्चन पूछा गया था ना कि जैसे देखो कांटेक्ट में है ना तो यहाँ पे डार्क रिंग बनता है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन में कि कितना ऊपर शिफ्ट कर दें तो डार्क रिंग जो है वो बन जाएगा ब्राइट रिंग, समझ गए ना। तो ये मतलब क्लास में कराया हुआ था, वो जितने भी स्टूडेंट थे ना सब मतलब डायरेक्टली मतलब देखते के साथ ही उनको समझ में आ गया था कि क्वेश्चन क्या होगा। मतलब ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था, इस वाले केस में था पूछा हुआ, इसको कितना ऊपर शिफ्ट करेंगे कि ये जो यहाँ पे डार्क स्पॉट है दैट विल बिकम ब्राइट स्पॉट, ठीक है ना। ये तो चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन फॉर, अभी जैसे इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे ना, रेडियस ऑफ रिंग ही तो निकाल रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था, ठीक है। देखो एक बात बता रहे हैं, जैसे हमने तुम लोग बताया कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है, घटक घटक की बुक होगी ना, मैक्सिमम लोगों के पास होती है ना, तो एक बार देखोगे तुम लोग उसमें जाके, अगर ये नहीं मैच किया तो थोड़ा फिर कैलकुलेशन ट्राई करोगे, ठीक है ना, एक आइडिया तो मिल गया कैसे करना है, ठीक है ना। और कुछ कंक्लूजन यहाँ से इंपॉर्टेंट निकला है कि यहाँ पे एन जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम, और इधर एन डिग्री करेगा, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर ये, तो ये सब भी कभी कभी पूछ लिया था एग्जाम में, ठीक है ना। तो सर सॉल्यूशन कुछ एक्स वाई जेड में दिया हुआ है, एक्स वाई एक्स जेड में वाई नहीं, के नहीं नहीं नहीं, एक्स वो तो कोई दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे तुम लोग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे वहां पे जो है ना क्वेश्चन अलग, एक्स वाई जेड कहाँ से आ जाएगा, रेडियस रेडियस एक्स वाई जेड का रेडियस कभी तुमने देखा है एक्स वाई जेड में लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा जाता है एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, अच्छा वो हम डिस्कस कर रहे थे है ना, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखो, ये तो पता है कि न्यूटन रिंग फॉर्म होगा, अच्छा कंडीशन समझ में आ रहा है ना सभी को, क्यों फॉर्म होगा, एक एक जगह पे कंस्ट्रक्टिव होगा तो चारों तरफ कंस्ट्रक्टिव ही होगा, तो चारों तरफ कंस्ट्रक्टिव होगा तो हर जगह ब्राइट ब्राइट रिंग बन मतलब ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे, तो ऐसे करके चारों तरफ ब्राइट रिंग बन जाएगा, फिर डार्क अगर है यहाँ पे तो चारों तरफ डार्क बनेगा, इज दैट ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर रेडियस या रेडियाई ऑफ रिंग्स, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियाई ऑफ रिंग्स, ठीक है। देखो इससे क्वेश्चन जो है ना एक या दो बार ही पूछा गया है, लेकिन बात तो फिर वही होती है ना कि जैसे आपके एग्जाम में आ गया तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अभी जैसे 2024 में आया क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर रेडियाई ऑफ रिंग, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो टॉपिक है ना इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, किसी भी जैसे सिलेबस में पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसे सिर्फ लिखा रहता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, उसमें जानते हो सिस्टम लिखा हुआ नहीं रहता है, तो इसीलिए जानते हो कभी कभी बहुत रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टूडेंट को लगता है कि ये कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि उसमें सिस्टम लिखा हुआ नहीं है कि यंग्स डबल स्लिट फिर जैसे न्यूटन थिन फिल्म ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन सभी टॉपिक से पूछा जाता है, ओके। तो एक्सप्रेशन फॉर रेडियाई ऑफ रिंग्स, तो हम लोग देखो यहाँ पे इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये देखो मैथमेटिकली स्पीकिंग मतलब हम ये कहेंगे कि देयर इज कांटेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, ऐसे ही होता है ना, मतलब ऐसे तो अगर ये जैसे कर्व सरफेस है और ये बिल्कुल फ्लैट है तो कांटेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना एयर फिल्म का थिकनेस जो है ना, देखो थिकनेस यहाँ पे एयर फिल्म का टी है, टी इज द थिकनेस। अब देखो ऊपर से हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना, लाइट मान लो हमने ऐसे इंसिडेंट कराया ऐसे, सपोज लाइट फॉल्स लाइक दिस, तो हम लोग इसको नॉर्मल इंसिडेंस मानेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी तुम लोगों ने न्यूटन सिंह का एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें ऐसा होता है ना कि इधर से एक सोडियम लैंप रखा रहता है, उससे लाइट ऐसे आती है, फिर यहाँ पे एक ग्लास प्लेट रखा रहता है ना, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इससे लाइट ऐसे टकरा करके नीचे जाती है ऐसे, ऐसे होता है ना। फिर यहाँ पे लेंस रखा रहता है ऐसे करके, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जाती है, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो कुछ पार्ट तो इधर चला जाता होगा, कुछ पार्ट इसको क्रॉस कर जाता होगा, तो वो जो क्रॉस करके ऊपर आता है उसी में हमें दिखता है रिंग, उसी को तो हम देखते हैं ना, ऊपर से देख रहे होते हैं, ठीक है, तो ऊपर से देख रहे होते हैं तो यहाँ पे हमको रिंग बना हुआ दिखता है, ठीक है। ये रिंग्स जानते हो इतने फाइन होते हैं ना कि हम बिना टेलीस्कोप के देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए उसका मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं दिखता है आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए रिंग्स तो हमें पता है कि ऐसे सर्कुलर टाइप के बनते हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे इस थिकनेस पे मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो यहाँ पे रिंग जो है ना ऐसे करके जो बनेगा उसका रेडियस जो है ना इतना होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ ही तो बनेगा ना ऐसे, तो दिस विल बी रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है ना। तो एक बार समझ लो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, तो देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में तो आप जानते हो ना कि ये ऐसे करके ये स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है, ये जो कर्वेचर है ये क्या है, इट इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, तो आप ऐसे देखिए यहाँ से कि ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा लेंस का, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ऐसे होगा ना। और ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ पे देखो ये रेडियस ऑफ द रिंग हो जाएगा, ये स्मॉल आर, रिंग ऐसे बनेगा यहाँ पे चारों तरफ, ठीक है ना, तो दिस विल बी रेडियस ऑफ रिंग, ओके। तो अभी हम आर लिख रहे हैं, बाद में एन लिख देंगे, एनथ रिंग ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, इधर ओके। तो इसमें पाइथागोरस लगा दो तुम लोग, ठीक है ना। तो देखो ऐसे यहाँ से देखो ये टी है और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है आर, तो ये वाला जो पार्ट होगा देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, आर माइनस टी हो जाएगा। तो पाइथागोरस समझ में आ रहा है ना, बस पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा देखो आर स्क्वायर और इज इक्वल टू आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये ट्रायंगल जैसा जो बन रहा है देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ ये जो है ना, देखो जो कर्वेचर है इस लेंस का ये ऐसे करके ये टर्न हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक आर हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर होगा, बिल्कुल यहाँ तक सरफेस तक। अब ये वाला हाइट जो है टी है, तो यहाँ पे ये भी टी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आर माइनस टी, ठीक है ना, ऐसा हो गया। इसको ओपन करेंगे देखो आर स्क्वायर और इज इक्वल टू ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और माइनस टू आर टी प्लस आर स्क्वायर, इज इट ओके। तो कितना आ गया देखो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, अच्छा इसमें टी थिन फिल्म बोला जा रहा है ना, मतलब ये बहुत थिन होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो।
तो टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर टी, ऐसे ही आ गया। तो यहां से आप देखिए कि बेसिकली एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर और मल्टीप्लाइड बाय टी, सॉलिड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या बना हुआ है, व्हाट इज दिस, थिन फिल्म, थिन फिल्म है। तो थिन फिल्म में याद है ना हम लोग कोसाइन लॉ वगैरह कोसाइन फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सो कोसाइन फार्मूला फॉर थिन फिल्म है ना, थिन फिल्म के लिए जो कोसाइन फार्मूला क्या क्या था, 2nt कोस और कॉस आर, ऐसी था ना, 2nt कॉस आर। अच्छा ये वाला आर और यार में कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ऐसा करो इसको ऐसा करते हैं ना, थीटा आर लिख देते हैं, समझ जाओगे। इज दैट ओके, थीटा आर मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ताकि आर और आर में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। और एक याद है तुम लोग को डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन की वजह से प्लस लेमडा बाय 2 जैसा भी टर्म, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो, प्लस लेमडा बाय 2। तो ये क्या होता है, दिस इज पाथ डिफरेंस, यही तो होता है ना, पाथ डिफरेंस, ये हम लोग जानते हैं, दिस इज द पाथ डिफरेंस, मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ये। अच्छा इसमें कभी कभी याद है ना कि ये लेमडा बाय 2 पार्ट डिफरेंस कभी कभी नहीं भी इंक्लूड होता है, जैसे हम लोग याद है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग वाला जो केस डिस्कस कर रहे थे उसमें कैंसिल हो रहा था ना, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में कैंसिल हुआ था, तो इसमें भी देखो कहीं कैंसिल तो नहीं होगा। तो देखो एक बार चेक करते हैं, देखो यहाँ पे तुम ये ध्यान रखो कि इंटरफेरेंस में इस थिकनेस का कोई रोल नहीं है, इसके थिकनेस का कोई रोल नहीं है, जो भी रोल है वो किसका है, एयर फिल्म का। क्योंकि देखो एयर फिल्म जो है ना, ये थिकनेस लार्ज हो सकता है, ये लार्ज हो सकता है, लेकिन एयर फिल्म कम होते 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 यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो मतलब बहुत कम थिकनेस जब होता है ना तब जाकर बनता है ये, ठीक है ना। तो फिर रिंग्स बनते हैं, इंटरफेरेंस के लिए बहुत कम थिकनेस की जरूरत होती है, तो इसलिए एयर फिल्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो एक बार ऐसे समझिए कि लाइट जैसे इधर एंटर किया, तो अभी जब ग्लास के अंदर जा रहा है उसकी वजह से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, ग्लास से फिर बाहर जब निकलेगा तो ये वाला जो सरफेस है ना, देखो एयर फिल्म का अपर सरफेस ये वाला होगा, ये जो सरफेस होगा ना दिस, देखो यहाँ पे ये जो सरफेस है ये सरफेस इंपॉर्टेंट है और ये सरफेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जब ग्लास को क्रॉस करके यहाँ पे लाइट पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू, हाँ तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्ट होगा उसमें कोई पाथ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जा रहा है डेंसर से रेयर में। अब वो एयर में आ गया, अब एयर में आ गया तो फिर ये ग्लास प्लेट को हिट करेगा, ठीक है ना। फिर अब किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेंसर से। तो एक जो है देखो देखो डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्ट हो रहा था और एक रिफ्लेक्ट हो रहा है रेयर से डेंसर में जाते हुए, तो इसीलिए इसमें पाथ चेंज आएगा। तो देयर विल बी, मतलब इसमें लेमडा बाय 2 का फैक्टर ऐड होगा, ठीक है ना, लेमडा बाय 2 का फैक्टर लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इज दैट ओके। अब अगर हम देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 2nt और साथ में हम नॉर्मल इंसिडेंस जैसा मान लेते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल इंसिडेंस मान लो। तो नॉर्मल इंसिडेंस में आप जानते हो कि ये cos 0 बन जाएगा ये, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब जनरली लाइट ऐसे फॉल कैसे कराया था बताया ना, एक्सपेरिमेंट में भी कैसे गिराते हैं, ऊपर से लाइट आती है, तो नॉर्मल इंसिडेंस जैसा केस हो गया। तो यहाँ cos 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे होगा लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना लिखेंगे, m लैम्डा, n नहीं लिख रहे हैं क्योंकि n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, cos 0 इज 1, इसको साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से देखो 2t या 2nt ऐसे लिख दो, 2nt इज इक्वल टू कितना आ रहा है, m माइनस 1/2 और लैम्डा, ऐसे ही होगा ना। m का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, हाँ 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो 0 लिखोगे ना तो एलएचएस नेगेटिव हो जाएगा, नहीं आरएचएस नेगेटिव हो जाएगा और एलएचएस पॉजिटिव है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव, थिकनेस पॉजिटिव, तो m ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, m इक्वल टू 1 2 3 ऐसा होगा, 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, ऑलराइट ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये निकल गया हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम 2t का वैल्यू पुट कर दे, देखो 2t इज इक्वल टू कितना निकल रहा है वहां से, तो अब इसको क्या करो, यूज 1, तो 1 को यूज करेंगे ना, तो वहां से 2t इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, देखो r स्क्वायर बाय कैपिटल R ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अगर आप देखिए यहाँ से कि हम अब यहाँ पे जैसे m लिखा हुआ है ना, तो ये mth रिंग का रेडियस है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, rm, बस r स्क्वायर जो लिखा होता है उसको rm स्क्वायर लिख दो। अब इसको यहाँ पे 2t का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, ये आ जा रहा है। अच्छा ये एयर फिल्म से हो रहा है ना, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 पुट कर सकते हैं फॉर एयर फिल्म, है ना, देखो फॉर एयर फिल्म, एयर फिल्म के लिए तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट, समझ लो ना, हम एयर फिल्म तो बोल ही रहे हैं यहाँ पे एयर फिल्म से हो रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2t और 2t का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो rm स्क्वायर और बाई कैपिटल R इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस हाफ और इंटू लेमडा, तो बस ये निकल जाएगा यहाँ से, rm जो निकल रहा है ना वो देखो इतना आ रहा है, रूट अंडर m माइनस हाफ और लेमडा इंटू कैपिटल R, दैट्स द आंसर। तो ये रेडियस ऑफ mth ब्राइट रिंग है, दिस इज रेडियस ऑफ mth ब्राइट रिंग, ये mth ब्राइट रिंग का रेडियस है। समझ में आ गया। अब हम लोग अगर रेडियस ऑफ डार्क रिंग निकालते हैं, देखो रेडियस तुम लोग खुद ही निकाल लो, ठीक है ना, रेडियस ऑफ डार्क रिंग, ये जल्दी से निकालो सभी लोग, देखो क्या आ रहा है। वैसे लिख देंगे हम लोग, देखो फॉर डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस जो आएगा ना, देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना था, 2nt cos 0 और प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू लिख देंगे कितना, कितना होता है 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो n तो फिर यहाँ पे भाई 1 है तो ये 2t हो जाएगा, ये n इक्वल टू 1 लिखने पे, और प्लस ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ रहा है m लेमडा और प्लस लेमडा बाई 2, इतना लेमडा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 2t इज इक्वल टू हो जाएगा m लेमडा। अब यहाँ पे वन को फिर से वहां से यहाँ से लिख देंगे, तो यहाँ पे देखो यूज 1 तो rm स्क्वायर अब बाई r, इज दैट ओके, दैट इज इक्वल टू m लेमडा। ठीक है, तो rm जो यहाँ से निकल रहा है वो रूट अंडर m लेमडा, ठीक है ना, और इनटू r। तो ये रेडियस ऑफ, दिस इज रेडियस ऑफ mth डार्क रिंग, mth डार्क रिंग का ये रेडियस है। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा बस डिस्कशन कर लेते हैं। देखो जैसे जहां पे कांटेक्ट होगा, बताइए यहाँ पे कांटेक्ट जहां पे होगा वहां पे थिकनेस कितनी होगी, 0। तो थिकनेस देखो 0 पुट करोगे ना, तो मतलब ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बताओ ऑब्वियसली यहाँ पे m का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है ना, ये m का वैल्यू यहाँ इसमें m का वैल्यू क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, m इक्वल टू 0 1 2 3, तो मतलब m0 जब पुट करोगे ना तो रेडियस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो बेसिकली हम कहेंगे कि वो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट के बारे में बता रहा है कि बिल्कुल इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, डार्क बन रहा है। ठीक है ना, ऐसे भी तुम लोग को याद है ना फ्रिंजेस, जैसे हम लोग बताए थे, जैसे फ्रिंजेस में भी हम लोग जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा याद है ना, जैसे ये ब्राइट फ्रिंज है और ये डार्क फ्रिंज है, तो हम बोलते थे ना, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो उसमें बोला जाता है कि मिड पॉइंट पे होता है कंस्ट्रक्टिव। समझ गया ना, थोड़ा विड्थ होता है इसमें लेकिन मिड पॉइंट पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे भी जो है ना रेडियस जैसे जो बता रहे हैं ना, वो उस पॉइंट का बता रहा है जहाँ पे एक्जैक्टली क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव या एक्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव। तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा ना वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। ठीक है ना, तो उसके सेंटर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसलिए उस पॉइंट का तो रेडियस 0 ही होगा ना, वो तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसीलिए m इक्वल टू 0 से रेडियस 0 आएगा, तो उसको 0th ऑर्डर डार्क रिंग बोलेंगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए m इक्वल टू 1। तो एग्जाम में जानते हो, देखो एक बात बता रहे हैं, जैसे मान लो एग्जाम में आता है ना 10th डार्क रिंग, तो आप 10 पुट कर दोगे यहाँ पे। 10th डार्क रिंग में ऐसा नहीं कि 9 पुट करना है, ऐसा नहीं करना है, 10th डार्क रिंग में 10 पुट करना है, और जैसे यहाँ पे 10th ब्राइट रिंग है तो भी 10 ही पुट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे m का वैल्यू बताया गया ना, m का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो पहले देखो m इक्वल टू यहाँ 0 पुट किया, तो पहले डार्क आ गया, डार्क के बाद फिर ब्राइट आएगा, तो पहला वाला डार्क का रेडियस 0 आएगा, मतलब 0th ऑर्डर उसको डार्क रिंग बोला जाएगा। दैट इज मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे डार्क आएगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि 10th ब्राइट रिंग बोला जाएगा तो m को 10 पुट करो, 10th डार्क रिंग बोला जा रहा है तो भी m को 10 पुट कर देंगे इसमें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही एलिमेंट्री डिस्कशन है जो सभी बुक्स में दिया रहता है। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट, ये देखो जैसे इस पॉइंट पे अगर हम बात करें कि डार्क क्यों बन रहा है, ठीक है, तो डार्क देखो इसलिए बन रहा है ना कि पार्ट डिफरेंस वाला कंडीशन देखो, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस के लिए इसको 0 किया आपने। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे थिकनेस कितना हो रहा है, थिकनेस इज 0 एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो पाथ डिफरेंस दोनों रेज में कितना हो जा रहा है, लेमडा बाई 2। तो आप जानते हो लेमडा बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 गिव्स कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, डार्क रिंग। ठीक है ना, तो ये कभी कभी मतलब ये सब चीजें कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे डार्क रिंग क्यों, यहाँ पे तो ऐसे बोल देंगे, इंटरव्यू में तो कंफ्यूज करके पूछते हैं ना क्वेश्चन, वैसे पूछते हैं जानते हो कि न्यूटन सिंह में तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पे तो दोनों लेंसेज कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी उसका तो पार्ट डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए, तो वहाँ तो ब्राइट बनना चाहिए, तो बताइए डार्क क्यों बनता है। वो समझ रहे हो, इंटरव्यू में उनका पूछने का तरीका यही होता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप समझ गए ना कि पार्ट डिफरेंस जो यहाँ पे लेमडा बाई 2 आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। ठीक है ना, अब देखो बाई सम मैकेनिज्म जो यहाँ पे लेमडा बाई 2 है पार्ट डिफरेंस, उसको अगर हम पार्ट डिफरेंस को बना दे कितना, लेमडा बना दें, तो ये डार्क जो है वो क्या बन जाएगा, दैट डार्क विल बिकम ब्राइट, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही पूछा गया इस बार आईटी जैम एग्जाम में, वो बहुत कॉमन डिस्कशन है, ऐसा कोई नया इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं था। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दोगे ना, सच दैट पार्ट डिफरेंस जो है अगर यहाँ पे लेमडा बन जाएगा तो फिर ये डार्क जो है वो क्या बनेगा, ब्राइट। वो कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखिए, तो अगर आप देखिए यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है, देखो ऐसा है, ये फिगर बना लोगे तुम लोग। ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन हमने दिखा रखा है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे क्या बन रहा है, डार्क, ये डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट। ठीक है ना, तुम लोगों ने न्यूटन सिंह का जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने सभी ने देखा होगा सेंटर पे क्या होता है, डार्क होता है, डार्क स्पॉट। ठीक है ना, लेकिन वो ध्यान रखोगे कि न्यूटन सिंह एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है ना वो रिफ्लेक्टेड लाइट में किया जाता है। अगर मान लो जो लाइट ऐसे करके ऊपर से गिर रही है ना, और ये वाला जो है ना यहाँ पे ये मतलब क्योंकि टेबल पे रखा रहता है ना, टेबल जो है ना वो बना होता है इसका वुड का, अगर हम टेबल को बना दे ग्लास का, और फिर नीचे जो लाइट ऐसे आएगी ना, यहाँ लगा दें 45 डिग्री पे ये, और इधर लगा दे फिर जाकर के टेलीस्कोप, और इसमें देखेंगे ना तो फिर हमको ब्राइट दिखेगा। क्योंकि याद है ना हम लोग थिन फिल्म में पढ़े थे कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फिर ट्रांसमिटेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव होता है। तो ये ध्यान रखोगे कि सेंटर पॉइंट जो डार्क हमको दिख रहा है ना इन रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रहा है, अगर हम ट्रांसमिटेड में देखेंगे तो फिर यही क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि ये डार्क स्पॉट दिखता है इसमें इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, इन रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखो क्या है कि अच्छा यहाँ पे जैसे बुक्स में देखोगे कि तुम लोग इस तरह से एक फिगर बनाया हुआ होता है एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे देखो इधर तो हम ये सब ड्रॉ किए हुए ना, तो हम इधर एक दो रेज कम से कम दिखा देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। देखो इसमें मान लो लाइट ऐसे आई, देखो ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है लाइट जो है ना फिर ऐसे करके रिफ्लेक्ट होती है, मान लो ऐसे हमने दिखाया, और एक लाइट जो है ना ऐसे नीचे आती है फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ये।
ठीक है ना। तो ये जो दो रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इंटरफेरेंस इन दोनों के बीच में ही होता है, समझ गए। तो एक रे कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अपर सरफेस से, और एक लोअर सरफेस से, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये चीज आप लोग साइड में ये बना लोगे कि लाइट ऐसे इंसिडेंट किया गया इन दोनों के बीच में, ये दोनों लाइट रेज जो इधर से जा रहे हैं अपर सरफेस से और एक लोअर सरफेस से, ये इंटरफेयर करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये जो लेंस है, देखो इसको हम कॉपी कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे ऐसे, देखो ऐसे हमने ऊपर मूव कर दिया, इज दैट ओके। अब देखो सपोज करो, एक मिनट, देखो यहाँ पे, यहाँ से लाइट हमने ऐसे इंसिडेंट किया, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, बहुत मतलब थोड़ा सा बिल्कुल वर्टिकल नहीं दिखा रहे हैं, उसके वर्टिकल में फिगर समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब ये लाइट रे थोड़ा सा अंदर गया, ये यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब ये समझिए, देखिए यहाँ पे जैसे मान लो थिकनेस जो है ना, मतलब हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया मान लो डी डिस्टेंस से, तो देखो ये जो लाइट रे लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो पहले डी डिस्टेंस नीचे गया और फिर डी डिस्टेंस ऊपर भी गया, तो एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल किया, 2D। तो देखो अगर ये दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है ना, तो पार्ट मतलब ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस दोनों में 0 होता है, मगर रिफ्लेक्शन की वजह से पार्ट डिफरेंस आ जाता है कितना, λ/2। λ/2 पहले था, अब हम एक्स्ट्रा जो है ना, देखो पहले से λ/2 तो था ही, इसको मान लो हम यहाँ पे इसको हमने शिफ्ट किया कितना, ये शिफ्ट किया हम कितना, D। तो अगर हम देख रहे हैं पहले से λ/2 पार्ट डिफरेंस था ही, कांटेक्ट पॉइंट पे भी एक्स्ट्रा शिफ्ट कितना किया D, तो उससे एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना आया, 2D। और ये पार्ट डिफरेंस, टोटल पार्ट डिफरेंस अगर बन गया कितना, लैम्डा, तो इसका मतलब फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब D का वैल्यू कितना हो जाएगा, λ/4। तो बस ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर इसको आपने ऊपर लिफ्ट कर दिया λ/4 डिस्टेंस से, तो जो डार्क स्पॉट है दैट विल बिकम ब्राइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इफ देखो लेंस इज लिफ्टेड अप बाय, ठीक है ना, डिस्टेंस D/4, देन कितना λ/4, सॉरी हाँ, λ/4, देन डार्क स्पॉट बिकम्स ब्राइट, डार्क स्पॉट बिकम्स ब्राइट। तो डार्क स्पॉट जो है वो क्या बन जाएगा, ब्राइट बन जाएगा, इज दैट ओके। सो डार्क स्पॉट, इफ लेंस इज लिफ्टेड अप बाय डिस्टेंस ऑफ λ/4, देन डार्क स्पॉट बिकम्स ब्राइट, दैट्स द केस। समझ में आ रहा है सभी को। तो अगर फर्दर फिर से हमने और मतलब इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, क्या बोलते हैं, λ/4 से फिर से, तो फिर क्या होगा, फिर से डार्क हो जाएगा ना, क्योंकि देखो अभी ऐसा है कि λ/4 डिस्टेंस आपने शिफ्ट किया, देखो डी डिस्टेंस शिफ्ट करने से क्या हो रहा है, पार्ट डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, 2D। हाँ, तो अब मतलब ये मिलकर के लैम्डा हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर फर्दर λ/4 से हम करेंगे तो फिर उसका ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा λ/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से बेसिकली ये डार्क बन जाएगा। तो अगर आप ऐसा कहते हो कि इफ देखो इफ लेंस, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि व्हेनेवर लेंस इज मूव्ड बाय λ/4 डिस्टेंस, देन आइदर ब्राइट स्पॉट चेंजेस इनटू डार्क स्पॉट और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, ठीक है ना, या इसका उल्टा होगा, समझ गया ना। तो डार्क है तो λ/4 शिफ्ट करोगे तो ब्राइट हो जाएगा, ब्राइट है अब λ/4 फिर से शिफ्ट करोगे तो फिर से डार्क हो जाएगा, ओके। तो इस तरह का सिचुएशन होगा, ओके। हाँ, रेडियस नहीं, रेडियस जो है ना, देखो क्या है कि अगर हम रेडियस का एक्सप्रेशन देखें तो रेडियस के एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, रेडियस के एक्सप्रेशन में टी वाला टर्म तो हम लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया था ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं, रेडियस मोर और लेस उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, क्योंकि देखो अब थिकनेस बढ़ता जा रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे आपने नेग्लेक्ट किया है, देखो यहाँ पे क्या था, कहीं पे हम लोग नेग्लेक्ट किए थे ना, इधर देखो टी स्क्वायर टर्म को क्या किए थे, नेग्लेक्ट। अब तुम उधर शिफ्ट ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो थिकनेस बढ़ता जा रहा है, तो ये नेग्लेक्ट मतलब ये नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन है ना, तो ये अप्रोक्सीमेशन खराब होता जाएगा, क्योंकि जैसे थिकनेस बढ़ेगा और आप नेग्लेक्ट करोगे तो ये मतलब इट विल नॉट रिमेन ए गुड अप्रोक्सीमेशन। तो फिर जो मतलब आप थ्योरेटिकली जो रेडियस निकाल रहे हो ना और एक्सपेरिमेंटली उसमें थोड़ा डिफरेंस आने लगेगा, इज दैट ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये देखो रेडियस का एक्सप्रेशन बन गया, और क्या बोलते हैं ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अच्छा देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे जैसे अभी एयर फिल्म होता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर हम यहाँ पे लिक्विड फिल कर देते हैं, लिक्विड फिल कर देंगे, ठीक है ना, देखो इफ ए लिक्विड इज फिल्ड बिटवीन, ठीक है, अगर हम एक लिक्विड फिल कर देते हैं बिटवीन द लेंस एंड ग्लास प्लेट, लेंस एंड ग्लास प्लेट, देन तो उस केस में लेमडा जहां पे लिखा हुआ है ना, उसको λ/n कर दोगे, ये तो पता है ना, लिक्विड में तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेमडा जो होता है वो क्या बन जाता है, λ/n, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। और दूसरी बात ये देखो कि जैसे आप लिक्विड फिल करोगे, ठीक है ना, तो फिर से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कुछ इस तरह से आ गया, देखो जैसे ये डेंसर मीडियम था, ये क्या था, रेयर, देखो ये रेयर है, तो हम लोग ये कह रहे थे कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया कि देखो यहाँ पे हम अलग ग्लास प्लेट यूज करें, यहाँ पे अलग यूज करें, ठीक है ना, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो अलग है तीनों, मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे यहाँ पे ये तो कम है, मतलब जैसे मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोल देते हैं सपोज करो 2 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1.8, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं 1.5। अब क्या होगा, देखो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू
रेयर, और इधर से इधर भी जा रहा है तो डेंसर से रेयर, तो लेमडा बाय 2 वाला फैक्टर फिर नहीं आएगा। तो कभी जानते हो, ऐसा ध्यान रखोगे कि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दे दिया, तो फिर ध्यान रखो, समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पे अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका यहाँ पे लिक्विड जो फिल किया उसका कितना है 1.8, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इधर से लाइट इधर जा रही है तो डेंसर से रेयर जा रही है, और इससे इसमें जाएगी तो भी डेंसर से रेयर। तो अब रिफ्लेक्शन जो होगा तो कहीं पे भी पाथ चेंज लेमडा बाय 2 नहीं होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस कब आता है, जब रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम डेंसर रेयर टू डेंसर में, जब रिफ्लेक्शन होता है, समझ रहे हो ना, रेयर से डेंसर जा रहा है और फिर रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे तो हमेशा क्या बन रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ। तो उस केस में फिर ऐसे केस में जो सेंटर स्पॉट है वो फिर कैसा हो जाएगा, वो ब्राइट हो जाएगा। इज दैट ओके? तो फिर सेंट्रल स्पॉट जो है ब्राइट हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि इफ ए लिक्विड इज फिल्ड बिटवीन द लेंस एंड ग्लास प्लेट, तो उस केस में लेमडा को इससे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो गया कि देखो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड lies between refractive indices of lens and glass plate, lens and glass plate, लॉजिक क्लियर है ना सभी को, ग्लास प्लेट, देन क्या हो रहा है, देन सेंट्रल स्पॉट विल बिकम ब्राइट। सेंट्रल स्पॉट विल बिकम ब्राइट। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये जानते हो अभी जो भी बताया गया ना, दिस इज एलिमेंट्री डिस्कशन ऑफ। तो क्वेश्चन देखो एग्जाम में एलिमेंट्री आता है, इस बार जो पूछा गया जैम में, वो सोचो कितना एलिमेंट्री क्वेश्चन था, बस पूछा गया कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करेंगे कि डार्क स्पॉट विल बिकम ब्राइट, तो आंसर कितना है लेमडा बाय 4, बस हो गया, लेमडा दिया हुआ था उसमें, बस डिवाइड करके लिख देना था, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर जैसे यहाँ पे ग्लास प्लेट की जगह दूसरा लेंस लगा दें तो फिर रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। रेडियस जैसे अभी हम लोग निकाले ना, रेडियस ऑफ डार्क रिंग और रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत बेसिक है, जानते हो। देखो ये अब हम अगर जैसे ये प्लेन यहाँ पे ग्लास प्लेट की जगह दूसरा लेंस लगा देंगे तो ऐसा होगा कि लेंस ऐसे नीचे की तरफ ऐसे होगा, ठीक है ना। तो जानते हो डेरिवेशन जो होगा ना वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा। देखो इसमें जो रिजल्ट्स निकले हैं ना उसी से हम लोग डेराइव कर लेंगे। देखो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट निकला हुआ है, एक चीज देखो, रेडियस ऑफ जो ब्राइट रिंग निकला हुआ है वो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला हुआ है 2RT, ऐसे करके एक निकला हुआ है, ठीक है ना। और इधर जो निकला है क्या कहते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे निकला था ना, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2T, एन की जगह तो हम लोग क्या लिख देते हैं 1, तो 2T प्लस लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू इतना गया था, तो यहाँ से 2T इज इक्वल टू ये निकला हुआ है, ठीक है ना, m-1 m-हाफ और इनटू लेमडा। तो इसको ध्यान में रख करके हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो सपोज देखो न्यूटन रिंग, ठीक है, ड्यू टू टू कॉन्वेक्स लेंसेस, अगर हम न्यूटन रिंग ड्यू टू टू कॉन्वेक्स लेंसेस लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या सिचुएशन होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि दोनों लेंस आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं, ठीक है ना, दे मे बी नॉन आइडेंटिकल लेंसेस, ऐसा हो गया। तुम समझ जाओगे, ठीक है ना, फिगर सही बना या नहीं बना, ठीक है ना, ऐसा है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो थिन एयर फिल्म है ना, यहाँ पे इसी की वजह से फॉर्मेशन होगा न्यूटन रिंग का, ठीक है ना। ये क्या है, थिन एयर फिल्म, ठीक है, दिस इज थिन एयर फिल्म, तो न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन इसी की वजह से होगा, ठीक है ना। तो देखो इसको रिलेट जानते हो हम कर देंगे उससे, क्या कहते हैं, जो पहले हमने पढ़ा ना उसी से रिलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो पहले जो ये जो लोअर सरफेस है वो कैसा था, पहले फ्लैट था, है ना, बिल्कुल ऐसे, है ना, ऐसे था, ये ऐसे जा रहा था ना, इज दैट ओके, और इधर से ये ऐसे था, इज दैट ओके, यही था ना सिचुएशन। तो देखो यहाँ पे जैसे मतलब समझ रहे हो ना, ग्लास प्लेट, देखो हम कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसी से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे सोचिए कि ये जो ऐसे सरफेस ऐसे था, तो यहाँ पे हम बोले थे थिकनेस ऑफ थिन फिल्म इतना था, यही था ना, टी लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो थिकनेस है ना इसको T1 बोल देंगे, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना हॉरिजॉन्टल सरफेस के अबव ये वाला कर्व सरफेस कितना ऊपर है T1, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के नीचे ये कितना है T2 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि देखो इसको जो है ना, देखो जैसे यहाँ पे मान लीजिए अब टोटल थिकनेस ऑफ एयर फिल्म कितना हो रहा है T1 प्लस T2, समझ में आ रहा है ना। तो देखो क्या है कि ये कैलकुलेशन कैसे किया गया था, आप ऐसे देखिए कि यहाँ पे ऐसे करके बोला गया था कि यहाँ इसका जो ऐसे कर्वेचर बनेगा वो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये सब ऐसे करके निकाल दिया गया था। तो देखो इसमें जो है ना फ्रॉम ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो हम लोग वहां पे लिखे थे ना उससे हमें ऐसा मिलेगा कुछ, देखो क्या क्या निकला हुआ था वहां से, देखो इक्वेशन वहां पे क्या लिखा हुआ था 2T इज इक्वल टू, हाँ RM स्क्वायर ऐसे था ना बाय कैपिटल R, ऐसे था ना, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा 2T1 इक्वल टू इतना निकलेगा, निकलेगा, और साथ में जो है ना 2T2 भी इतना ही निकलेगा। ये अच्छा इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है R1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कहीं पे सेंटर अपने इधर बनेगा, ठीक है ना, इसका सेंटर इधर बनेगा, तो यहाँ पे R1 आएगा और इसमें भी यही होगा बाय R2। लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो क्योंकि देखो इसमें कैलकुलेशन जिस तरह से ऊपर की है इसमें कैलकुलेशन क्या होगा नीचे होगा। तो यहाँ पे 2T1 इसका देखो, यहाँ पे ये वाला थिकनेस 2T1 है और नीचे से करेंगे कैलकुलेशन तो इसमें क्या आएगा 2T2, एक्जैक्टली वैसे ही प्रोसीड होगा कैलकुलेशन, तो 2T1 और 2T2 ऐसे निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एयर फिल्म का थिकनेस यहाँ पे कितना है, हाँ, तो कोसाइन फॉर्मूला से क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, कोसाइन फॉर्मूला
ठीक है ना, तो वो ऐसे लिखते हैं ना 2nt ऐसे लिखते थे, तो एयर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोग 1 लिख रहे हैं, तो 2 और यहाँ पे थिकनेस की जगह क्या आ जाएगा T1 प्लस T2, इतना ही आएगा ना। टू कॉस तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए 0 प्लस लैम्डा बाई 2 और इज इक्वल टू, मान लो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा m लैम्डा। इज दैट ओके? ऐसा हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास 2T1 और 2T2 का वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे Rm स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आ गया ये, और इस साइड आ जाएगा m माइनस हाफ और इनटू लैम्डा। इज दैट ओके? तो बस निकल गया ये Rm इज इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर m माइनस हाफ, नहीं 2 के साथ ही तो पुट हुआ ना ये 2T1 की तो वैल्यू पुट किए, ठीक है, तो इनटू लैम्डा और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई R1 और प्लस 1 बाई R2, तो ये रेडियस ऑफ mth ब्राइट रिंग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से डार्क, ठीक है ना, ये रेडियस निकल गया किसका mth ब्राइट रिंग, mth ब्राइट रिंग के लिए हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से Rm इज इक्वल टू यहाँ पे mth ब्राइट रिंग रिंग, ठीक है ना, तो उसी तरह से हम लोग अगर mth डार्क रिंग के लिए निकालते हैं, डार्क रिंग अब डायरेक्ट लिख देते हैं, mth डार्क रिंग के लिए तो आप लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे क्या आया था m लैम्डा आया था, है ना, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा Rm इज इक्वल टू m लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा फिर से वैसे ही R1 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाट यू विल गेट। अच्छा, इसमें कभी माइनस आ सकता है, कैन वी गेट माइनस? थोड़ा सा थिंक करो, समझ में आ जाएगा माइनस। अगर ऐसे सोचो, देखो एक मिनट, अभी हुआ क्या था, तुम ऐसे नोटिस करो, पहले सरफेस कहाँ पे था, प्लेन, जब यहाँ प्लेन ग्लास लिए हुए थे सरफेस ये डॉटेड लाइन पे था। अब क्या हुआ कि ये वाला जो सरफेस था ना, मतलब यहाँ पे ग्लास प्लेट था, वो ये वाला सरफेस ऐसे नीचे आ गया, तो नीचे आया ना, तो ये थिकनेस एयर फिल्म का क्या हुआ, बढ़ गया। अगर तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे जो ग्लास प्लेट था वो ऐसे ना करके ये ग्लास प्लेट ऊपर चला जाए ऐसे, तो समझ लो ग्लास प्लेट जो अभी यहाँ पे है वो थोड़ा ऊपर ऐसे हो जाएगा कर्व्ड, तो थिकनेस एयर फिल्म का क्या होगा, कम हो जाएगा, होगा ना कम। तो अभी जो हम कोसाइन फॉर्मूले में T1 प्लस T2 कर रहे हैं, वो जितना ऊपर जाएगा उतना क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो वो T1 माइनस T2 फिर हो जाएगा वो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस को एक कॉन्केव लेंस के ऊपर रख दो तो फिर माइनस हो जाएगा वो, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को लॉजिक? क्योंकि अभी सरफेस देखो यहाँ पे है, अब सरफेस ऐसे ऊपर कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऊपर अगर ये कर्व्ड ऐसे हो गया ना ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फिर वो माइनस कर देगा। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, देखो जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और ये कोई कॉन्केव लेंस है ऐसे, एक मिनट, ये ऐसा ऐसे बनता है ना ये, सॉरी, ऐसे इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो अब देख रहे हो यहाँ पे बहुत बहुत ही थिन फिल्म प्रेजेंट है एयर का, ठीक है ना, तो ऐसे केस में देखो क्या होगा कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूटन्स रिंग्स, तो न्यूटन्स रिंग के रेडियाई जो यहाँ पे होंगे, ठीक है, वो बेसिकली ऐसा निकल जाएगा, जैसे हम आर एम इज इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर, ये ऐसे लिख रहे थे ना m माइनस हाफ और इंटू लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है ना, और ये आर एम इक्वल टू ऐसा हो जाएगा m लेमडा, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 बाई R1 और माइनस 1 बाई R2, ये ब्राइट के लिए है और ये डार्क के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव पे रख देंगे तो ये सिचुएशन होगा, थोड़ा मतलब डेरिवेशन करना पड़ेगा तब तुम ये मतलब एग्जैक्टली निकालोगे, ठीक है ना, तो ऐसे लेकिन समझ में आ रहा है ना सभी को कि ये ऊपर गया ना तो इसलिए माइनस हो जाएगा, जो एयर फिल्म की थिकनेस है ना वो कम हो जाएगी अब, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस करके निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूले बन गए। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला हम लोग इसमें और डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेशन यूजिंग, ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेशन यूजिंग न्यूटन्स रिंग्स, ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेशन यूजिंग न्यूटन्स रिंग्स, ठीक है, तो तुम लोग याद है लैब में एक फॉर्मूला यूज होता था, उसमें देखो ऐसा करते हैं ना कि बहुत सारे रिंग्स ऐसे बने हुए हैं इस तरह से, तो हम लोग ये कहते हैं, हाँ नहीं स्लोप निकालते हैं, इसका मतलब देखो इसमें नहीं, उसमें रीडिंग कैसे ली जाती है, रीडिंग तो ऐसे लेते हैं ना कि देखो जैसे उसमें उसमें हाँ, तो हाँ मतलब किसी एक जगह से स्टार्ट करते हैं, उसको मान लो बोल देते हैं kth रिंग है ना, उसके बाद काउंट करते हैं कि हम कितने रिंग को क्रॉस किए, मतलब ये उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ मेनी रिंग्स यू हैव क्रॉस्ड, ठीक है ना, तो जैसे मान लो ये mth रिंग है, ठीक है ना, दिस इज mth रिंग, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसी तरह से करते हैं ना कि जैसे मान लो ये मतलब इधर से इधर भी कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो देखो जैसे यहाँ पे हमने निकाला कि ये जो है ना ये सपोज करो कि चलो तुम लोग kth बोल रहे हैं, kth रिंग बोल दिए इसे, ठीक है ना, और ये जो रिंग है ना मान लो इसको बोल देते हैं हम लोग k प्लस
कुछ ऐसे ही बोल देते हैं एस के प्लस एस एथ रिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास फिर देखो क्या होगा कि जनरली जानते हो कि उसमें डार्क रिंग को यूज किया जाता है, ऐसे तुम ब्राइट रिंग को भी यूज कर सकते हो, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है ना। डार्क रिंग का मेजरमेंट ज्यादा इजी होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर हम केथ डार्क रिंग लेते हैं तो डार्क रिंग का रेडियस ऐसा हो जाएगा केथ केथ आर के स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या था फॉर्मूला, एम लेमडा, ऐसे ही था ना। तो आज ये प्लेनो कॉन्वेक्स वाला केस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज फॉर दिस सिचुएशन, एक लेंस है और ये रखा हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आर के फॉर डार्क रिंग क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे के लेमडा यही था ना, के लेमडा और आर, यही तो है, ये आ रहा है, ठीक है। और अगर हम के देखो आर के प्लस एस के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के प्लस एस और इंटू लेमडा आर, यही तो हो जाएगा ना। ये किसके लिए है, डार्क रिंग के लिए, डार्क रिंग, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों का डिफरेंस अगर ले लेंगे तो देखो आर के प्लस एस, ठीक है ना, आर के प्लस एस, ठीक है, स्क्वायर और माइनस आर के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा क्या, के कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा लेमडा आर और इंटू एस, ठीक है। तो मतलब इसमें यही देखा जाता है कि आपने किसी एक रिंग से स्टार्ट किया फिर कितने रिंग्स क्रॉस किए, दैट इज द एस इज द नंबर ऑफ रिंग्स क्रॉस्ड, ठीक है ना। तो बस यहाँ से फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर में जनरली चेंज करके लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे रेडियस को हम डायमीटर स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा देखो डायमीटर ऑफ के प्लस एस स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ के रिंग का स्क्वायर और डिवाइड बाय यहाँ पे 4 आ जाएगा, और हियर यू विल गेट आर इंटू एस, ठीक है ना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये डी जो है ना डायमीटर है, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ रिंग्स, ठीक है, डी इज डायमीटर ऑफ द रिंग्स, ठीक है ना। लिंक्डइन और में अगर हिमांशु गुम बन गए तो अपना अकाउंट वेरीफाई करने की भी जरूरत है। वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो, अब आ रही है आवाज, यस सर। ठीक है। इसमें हम कुछ बताने जा रहे थे, तुम लोगों ने बीच भूल गया बीच में क्या बताना था, एक मिनट। नहीं, कुछ आई वांटेड टू टेल समथिंग, ठीक है ना, वो देखो माइंड से निकल गया अभी। ठीक है, तो यही ये बेसिक डिस्कशन हो गया न्यूटन रिंग का। अब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप हाँ एक एक चीज देखो अभी ध्यान में आया, एरिया का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो एरिया ऑफ, देखो मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो होगा ना वो ध्यान रखेंगे इसके लिए होगा, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन इस अरेंजमेंट के लिए होगा, ठीक है ना। अगर कभी क्वेश्चन आता है ना दो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स और कॉन्केव का क्वेश्चन तो मेंशन किया हुआ रहेगा, नहीं अगर नहीं मेंशन किया हुआ है ना तो आपको यही मानकर चलना है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ग्लास प्लेट है, ठीक है। कुछ अगर मेंशन किया हुआ है तो फिर वो कंसीडर करेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे एरिया बिटवीन टू, मान लो डार्क रिंग हम निकालना चाहते हैं, तो डार्क रिंग्स, तो एरिया बिटवीन टू डार्क रिंग्स, अगर टू कंसेक्यूटिव डार्क रिंग्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। या फिर उसी तरह से ये एरिया बिटवीन टू डार्क रिंग्स निकाल रहे हो ना तो बेसिकली ये कह सकते हो दिस इज एरिया ऑफ ब्राइट रिंग निकलेगा, क्योंकि दो डार्क रिंग के बीच में क्या होगा, ब्राइट रिंग, तो एरिया ऑफ ब्राइट रिंग हो जाएगा ये, ठीक है, एरिया ऑफ ब्राइट रिंग्स, ठीक है ना। तो देखो जैसे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मान लो हम ब्राइट रिंग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे एरिया, मतलब ऐसा हो जाएगा ना जैसे दो सर्कल है, अगर मान लीजिए ऐसे एक सर्कल है और एक सर्कल ये है, तो इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है दिस एरिया, तो क्या करोगे, पाई दिस रेडियस स्क्वायर माइनस दिस रेडियस स्क्वायर, तो ऐसे लिखना पड़ेगा पाई और मान लो हमने आर एम प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, हम माइनस आर एम का स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे ही होगा ना। तो देखो पाई, तुम लोग पाई कर लो अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाई और इसका जब हम ये पुट करेंगे, जैसे हमने लिखा है ना एरिया बिटवीन टू डार्क रिंग, तो डार्क रिंग का रेडियस पुट करेंगे, कितना था रेडियस, यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय लेमडा और इंटू आर, और ये हो जाएगा एम लेमडा और आर। तो यहाँ से देखिए आप लोग लेमडा आर कॉमन ले लेंगे, एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जा रहा है, पाई लेमडा आर। तो ये देखो बेसिकली जैसे मान लो इसको हम एमएथ एरिया ऑफ एमएथ ब्राइट रिंग कह देते हैं, ठीक है ना, जैसे एमएथ डार्क रिंग और एम प्लस 1 डार्क रिंग और एमएथ डार्क रिंग के बीच में जो आएगा रिंग वो एमएथ ब्राइट रिंग कहलाएगा, ठीक है ना। ये एरिया किसका निकल गया, एरिया ऑफ एमएथ ब्राइट रिंग, ब्राइट रिंग। तो आप ये चीज देख रहे हो कि ये जो एरिया निकला ना वो एम से इंडिपेंडेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ
तो इसका मतलब है कि सभी ब्राइट रिंग और सभी डार्क रिंग का एरिया सेम होता है, ठीक है ना। सो ऑल डार्क एंड ऑल ब्राइट रिंग्स हैव सेम एरिया, सभी का एरिया जो है ना वो सेम होता है। ऑल डार्क एंड ऑल ब्राइट रिंग्स हैव सेम एरिया, दैट्स द सिचुएशन, ठीक है। बस ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखो ऐसा ऐसा करते हैं कि एक जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं इसका न्यूट्रल सिंक फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ टू वेवलेंथ, ठीक है ना। So previous slide. So एक मिनट, done, sir. ठीक है। सो लेट अस डिस्कस न्यूटन्स रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू टू वेवलेंथ्स। दो वेवलेंथ की वजह से न्यूटन रिंग फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो वेवलेंथ मान लेते हैं कि एक है लैम्डा 1 और एक है लैम्डा 2। तो मतलब दोनों वेवलेंथ, जैसे तुम लोग ये जानते हो ना, जैसे सोडियम लाइट बहुत वेल नोन है, सोडियम लाइट जो होती है ना उसमें दो वेवलेंथ होता है, जानते हो। इसमें दो वेवलेंथ होता है 589, एक होता है 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो दोनों तो येलो कलर ही होता है ना, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो देखो अगर ऐसा हो गया कि इस वेवलेंथ का ब्राइट जो रिंग बन रहा है उसी पे इसका डार्क आ गया, समझ गया ना। जैसे इस वेवलेंथ से मान लो जो ब्राइट रिंग बना और इस वेवलेंथ से जो डार्क, तो ब्राइट और डार्क अगर कोइंसाइड हो जाएगा ना तो पूरे हर जगह पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो ब्राइट का मतलब क्या है, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, और डार्क मतलब वहां पे इंटेंसिटी कम हो गया। तो एक ब्राइट और एक डार्क ओवरलैप हो गया, तो फिर नेक्स्ट ब्राइट और नेक्स्ट डार्क भी ओवरलैप हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसको बोलते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देयर वोंट बी एनी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आप ये कह सकते हो कि देखो इस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी वॉश्ड आउट, इसको वॉश्ड आउट बोलते हैं, या कह सकते हो वॉश्ड आउट, और कह सकते हो नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी, ठीक है ना। देयर विल बी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। देयर विल बी, हाँ पूरा मतलब यूनिफॉर्म जैसा दिखेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न फिर नहीं दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न किसको बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब कहीं पे डार्क है तो कहीं पे ब्राइट होना चाहिए। अब अगर एक ही जैसा हर जगह हो गया तो फिर कहेंगे कि कोई इंटरफेरेंस ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी वॉश्ड आउट, मतलब देयर विल बी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी वॉश्ड आउट और देयर विल बी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इफ ब्राइट ब्राइट रिंग्स ऑफ lambda 1 fall या overlap with dark rings of lambda 2, is that okay? डार्क रिंग्स ऑफ lambda 2 के साथ ओवरलैप अगर हो गया ना तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना सभी को। एक एक ब्राइट और हर जगह ब्राइट डार्क अगर ओवरलैप हो गया, देखो दोनों येलो ही है, समझ रहे हो ना, दिस इज येलो, दिस इज आल्सो, ये सोडियम लाइट जो होता है ना वो येलो लाइट होता है। तो लैब में भी जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है न्यूटन रिंग का वो इसी से कराते हैं, सोडियम लाइट से ही कराते हैं ना। तो येलो, ये कैसा लाइट है, येलो लाइट है। अब डार्क का मतलब होता है कि वहां पे कम येलो लाइट है, ब्राइट मतलब वहां पे ज्यादा येलो लाइट है। अब एक का डार्क दूसरे के ब्राइट पे फॉल कर जा रहा है तो मतलब लगभग हर जगह पे सेम जैसा हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी वॉश्ड आउट, मतलब देयर विल बी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इफ ब्राइट रिंग्स ऑफ lambda 1 ओवरलैप विद डार्क रिंग्स ऑफ lambda 2, ठीक है ना। तो देखिए क्या इसमें ब्राइट का कंडीशन क्या होता है कि देखो पार्ट डिफरेंस तो कोसाइन फॉर्मूले से क्या होता है, कोसाइन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला अगर लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो ब्राइट का कंडीशन क्या होता है उसमें, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ब्राइट, ऐसा होता है ना 2t प्लस lambda by 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ऐसे कर लिखते हैं m lambda, नहीं तो प्लस lambda, तो अगर lambda by 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो ऐसे बन जाता है m और 1 माइनस, अच्छा m माइनस हाफ, है ना, ऐसा होता है ना, और इनटू lambda, ये ब्राइट का कंडीशन है। और डार्क का कंडीशन लिखते हैं अगर, तो क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है डार्क का कंडीशन ऐसे m और lambda, ऐसे होता है ना। तो देखो ब्राइट का कंडीशन अगर मान लो lambda 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो डार्क का कंडीशन कौन सेटिस्फाई करेगा, lambda 2, तो यहाँ पे lambda 1 लगा देते हैं और यहाँ पे lambda 2, याद है ना, lambda by जो lambda by 2 का टर्म था उसकी वजह से ये आ रहा है, ठीक है ना। ये मान लो ब्राइट का कंडीशन है एक वेवलेंथ के लिए, तो दूसरे वेवलेंथ के लिए क्या है, डार्क का कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2t, ठीक है ना, 2t और क्या कहते हैं डिवाइडेड बाई lambda 1, ठीक है, 2t डिवाइडेड बाई lambda 1 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है m माइनस हाफ, ठीक है। और इधर से आ जाएगा, देखो इस वाले को अगर इक्वेट करोगे ना तो यहाँ समझ में आ रहा है ना सभी को, ये कोसाइन फॉर्मूले से ये आया, ठीक है ना, मतलब पार्ट डिफरेंस लिखोगे 2t प्लस lambda by 2 इज इक्वल टू फिर ब्राइट का कंडीशन और उसी पे ओवर, मतलब वहां पे साथ साथ दूसरे वेवलेंथ के लिए डार्क का भी कंडीशन आ रहा है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया गया है। अब हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए आप लोग ये 2t बाई lambda 1 इज इक्वल टू इतना आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 2t बाई lambda 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे m आ गया। तो इसका इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा,
यहां से डिफरेंस लोगे तो 2t कॉमन आ जाएगा, 2t इज कॉमन, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 बाई दिस माइनस दिस करना पड़ेगा ना, दिस माइनस 1 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ आ गया, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह से कंडीशन है फॉर कह सकते हो नो नो रिंग्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन देखो बात ये है कि टी क्या है, व्हाट इज दिस टी, टी जो है एक तरह से देखा जाए तो मतलब ठीक है, तो टी इज द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म, ऐसे तो कहते हैं ना, तो हम थिकनेस तो हर जगह पे क्या होता है, डिफरेंट होता है, टी तो हर जगह डिफरेंट है। तो अगर आप देखिए ये दोनों वेवलेंथ बहुत क्लोज क्लोज है, ठीक है, इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो एक बार देखो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं तो समझ में आएगा तुम्हें। देखो एक मिनट पहले ऐसे समझो, ये वेवलेंथ में तो बहुत कम डिफरेंस है ना, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों में, 6 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम अगर आप देखें, ये वेवलेंथ ओवरऑल 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 6000 का ये कितना परसेंट हुआ, 6000 का तो मतलब लगभग 0.01%, 0.01% हुआ ना। तो मतलब आप कह सकते हो इन दोनों वेवलेंथ में डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब जानते हो क्या है, कि जहां पे इसका ब्राइट बनेगा ना, लगभग वहीं पे उसका भी नहीं ब्राइट ही लगभग बनेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बहुत कम है। मतलब तो इसलिए देखो एक मिनट समझ लो पहले, मतलब ऐसा है कि, या फिर अगर देखो इसको हम सपोज करो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, या ऐसे समझो कि जैसे रिंग का रेडियस देखो हम लोग लिखते हैं, जैसे डार्क रिंग का रेडियस देखो तो कितना था, एम लैम्डा और इंटू आर, ऐसा था ना, एम लैम्डा आर, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ डार्क रिंग। तो आप ऐसे सोचो कि अगर आप डार्क रिंग निकालते हो बिकॉज ऑफ दिस वेवलेंथ, तो समथिंग आएगा, और इस वेवलेंथ से भी डार्क रिंग निकालोगे तो भी क्या आएगा, हाँ उतना ही आएगा ना, थोड़ा सा मतलब बहुत माइनर डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ लगभग इक्वल है। तो अब एक बार देखो पहले समझते हैं यहाँ पे, देखो ये टी जो है ना क्या है, वो समझा रहे हैं, मतलब टी को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे वो समझने के लिए देखो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन तो चलो आगे आ गया, आप कह सकते हो कि देखो हमने ये कंडीशन लिखा कि कोई इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न नहीं बनेगा, मतलब देयर वोंट बी एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, यूनिफॉर्म एलिमिनेशन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन आता है उससे एक फॉर्मूला तो बन गया। लेकिन टी मान लो एग्जाम में कभी आ जाता है तो हम टी को कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, थिन फिल्म ये जो थिकनेस होता है यहाँ पे देखो ऐसे, वो तो वेरी कर रहा होता है ना, तो हमको यही समझना है कि ये कैसे यूज करेंगे इसे, ठीक है। तो देखो एक बार पहले ये समझ लो तुम लोग कि यहाँ पे कैसा बनता है, व्हाट टाइप ऑफ स्पॉट यू गेट, डार्क, उसके बाद इधर थोड़ा सा आगे आएगा ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क। अब आप देखिए कि डार्क जो है कौन से वेवलेंथ के लिए बनेगा यहाँ पे, लैम्डा 1 के लिए या लैम्डा 2 के लिए, सबके लिए बनेगा ना डार्क। यहाँ पे कभी हम लोग जैसे अभी ये पढ़ रहे थे, अभी ये जो पढ़ रहे थे कि यहाँ पे थिकनेस 0 हो जाता है तो टोटल ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना होता है, लैम्डा बाई 2, यही तो होता है ना, जो टोटल पार्ट डिफरेंस निकालते हैं तो 2t प्लस क्या लिख रहे थे, लैम्डा बाई 2, तो ये थिकनेस यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। और आप जानते हो पार्ट डिफरेंस जब भी लैम्डा बाई 2 होता है तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे डार्क लैम्डा 1 के लिए भी बन रहा है और डार्क लैम्डा 2 के लिए बन रहा है। दोनों का रेडियस आप देखो ना, अभी जो हम लोग रेडियस का फॉर्मूला लिखे थे उससे हमें पता चल रहा है कि जो रेडियस का फॉर्मूला से लगभग रेडियस दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। तो देखो हम बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे डार्क लैम्डा 1 का भी बन रहा है और लैम्डा 2 का भी बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे ब्राइट लैम्डा 1 का बनेगा तो ब्राइट लैम्डा 2 का भी बनेगा। तो इसका मतलब अगर आप लेंस को ऐसे रखे हुए हो ना तो लगभग जो है जानते हो दोनों कोइंसाइड किए हुए हैं, लगभग क्या हो रहा है, दोनों लगभग कोइंसाइड किया हुआ है, ठीक है ना। अब लेकिन जानते हो क्या है कि अगर सपोज करो हमने ऐसे कर दिया कि इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कराते हैं, थोड़ा सा ऊपर मूव कराए, ठीक है ना, तो इसको ऊपर मूव कराए और मतलब हमने इतना डिस्टेंस से मूव किया, देखो यहाँ पे कुछ एयर फिल्म का थिकनेस है, समझ में आ रहा है ना, देयर इज सम थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, लेकिन अगर इसको थोड़ा ऊपर मूव कराओगे तो एयर फिल्म का थिकनेस क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म विल चेंज, ठीक है ना। तो फिर हमने कुछ इतना थिकनेस को चेंज करेंगे ना कि एक का डार्क दूसरे के ब्राइट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो थिकनेस यहाँ पे टी आर है ना, दैट इज नॉट द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, ये एक्चुअल में जानते हो क्या है कि ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस से इसको मूव किया है, ये भी बोल सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बाय विच इट हैज बीन मूव्ड, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप इतने डिस्टेंस से देखो यहाँ पे इस डिस्टेंस से अगर आप इसको मूव कर दोगे ना, इफ यू मूव इट बाय दिस मच डिस्टेंस, ठीक है ना, टी मतलब टी को हम बोल सकते हैं टी इज द डिस्टेंस बाय विच लेंस लेंस वाज, ये ई नहीं होता इसमें, वाज मूव्ड, वॉश आउट, वॉश आउट और इंटरफेरेंस पैटर्न। तो कब ध्यान रखेंगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दो वेवलेंथ से न्यूटन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब दो वेवलेंथ से कर क्या रहे हैं कि मतलब होता ही है, दो वेवलेंथ से जो है ना बेसिकली दो वेवलेंथ तो प्रेजेंट ही है वहां पे। तो अगर आप इतना डिस्टेंस इसको मूव कर देंगे ना, यहाँ से जो टी निकल रहा है, ठीक है, तो टी अब हम निकाल सकते हैं ना, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 और डिवाइड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और डिवाइड बाय 4। तो इतने डिस्टेंस अगर मूव करोगे ना इसे, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन एक बात सोचिए, यहाँ पे हम देखो कंडीशन क्या हमने क्या लगाया, कंडीशन एक में लगाया मिनिमम का कंडीशन, तो एक में लगाया मैक्सिमम। अगर तुम देखो हम दोनों में मैक्सिमम कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी m माइनस 1 लैम्डा बाय 2 है, तो ऐसा हो सकता था यहाँ पे m प्लस, समझ गया ना, यहाँ पे m+1 आ जा सकता है और यहाँ पे m आ जा सकता है। तो अगर हम देखो एक में मिनिमम है और एक में मैक्सिमम है, तभी तो एक में हाफ का फैक्टर आ रहा है ना। लेकिन अगर दोनों में मैक्सिमम कंडीशन होगा तो क्या होगा, एक में m आएगा तो हो सकता है एक में m+1 आ जाएगा, इज दैट ओके। तो फिर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हो और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस इज द डिस्टेंस बाय विच यू मूव द लेंस एंड अगेन यू विल गेट बैक द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न आ जाएगा, इज दैट ओके। तो अगर जानते हो मतलब जैसे भी लेंसेज कांटेक्ट में है और आपसे पूछा जाता है कि इस लेंस को कितना डिस्टेंस से मूव किया जाए सो दैट वी विल अगेन गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा,
1 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों के लिए क्या करना होगा, हम लोग ये कहेंगे कि एक का मैक्सिमम दूसरे के मैक्सिमम पे ही फॉल कर रहा है, दोनों का मैक्सिमम कंडीशन लगा देंगे, ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो कि ऑन मूविंग द लेंस बाय डिस्टेंस d we will again get इंटरफेरेंस पैटर्न। हमें फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, पैटर्न इफ वी विल अगेन गेट इंटरफेरेंस पैटर्न इफ, यहाँ पे इफ मूविंग बाय डिस्टेंस d हमने यहाँ लिख दिया है, तो अगर ये कंडीशन आता है 2d 1/λ1 माइनस 1/λ2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये, तो ये अगर कंडीशन आएगा तो फिर से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। ऑलराइट, और अगर जो ये दो वेवलेंथ है उनमें एक साथ डिफरेंस हो तब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तब तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना? उसमें तो ऐसा मतलब बिना मूव किए हुए भी ऐसा हो सकता है कि एक का इंटरफेरेंस पैटर्न दूसरे के ऊपर लाई कर रहा हो, ठीक है ना? ऑलराइट, ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ देखो इसमें जो है ना, कभी कभी बाई चांस आपसे ये पूछा जा सकता है कोहेरेंस लेंथ के बारे में, ठीक है ना? तो थोड़ा सा देखो यहाँ से ही आपको आइडिया मिलेगा कोहेरेंस लेंथ का। जैसे देखो क्या हो रहा है कि हम बोलते हैं ना सोडियम लाइट है, तो कोहेरेंस लेंथ के बारे में थोड़ा बता देते हैं आप लोग को। देखो सोडियम लाइट है तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि दो वेवलेंथ है, तो दोनों वेवलेंथ के बीच में एक डिफरेंस है, देयर इज ए डिफरेंस इन वेवलेंथ। तो मतलब कोई भी लाइट जो होती है ना वो मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक उसको बोलते हैं ना जिसमें सिंगल वेवलेंथ होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस है, तो इट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक, ठीक है ना? तो जानते हो आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये सोडियम लाइट में बोल दिया जाएगा कि दो वेवलेंथ है, ठीक है? अब बताइए इसका कोहेरेंस लेंथ कितना होगा, व्हाट इज द कोहेरेंस लेंथ? तो हम लोग देखो कोहेरेंस लेंथ इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना? कोहेरेंस लेंथ ठीक है, इसको डिनोट करेंगे एलसी से, ठीक है ना? इट इज द लेंथ ऑफ वेव ट्रेन, ठीक है, इमिटेड बाय ए सोर्स, ठीक है ना? देखो लेंथ ऑफ वेव ट्रेन इमिटेड बाय ए सोर्स, इसका मतलब क्या है समझाते हैं। जैसे मान लो ये कोई बल्ब है, ठीक है ना, ये ये सोर्स है, तो हम लोग ऐसे कहते हैं ना, देखो जनरली हम लोग कैसे दिखाते हैं, अभी बनाओगे नहीं, देखो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, इसे लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना। एक्चुअल में जानते हो क्या होता है कि लाइट ऐसे नहीं होती है, ठीक है ना? लाइट जो है ना क्या होता है कि लाइट इस तरह का होता है, जैसे लाइट ऐसे निकला, बीच में एक ब्रेक होता है, फिर ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, ऐसा होता है। तो लाइट इज नॉट इमिटेड कंटिन्यूअसली। तो ये जो लेंथ निकल रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कोहेरेंस लेंथ। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ। तो जानते हो देखो क्या होता है कि जैसे लाइट जो है ना, लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सम वेव ट्रेन, मतलब एक कंटिन्यूअस वेव नहीं होता है ये, इट इज नॉट कंटिन्यूअस वेव, ठीक है ना? तो अगर कंटिन्यूअस वेव होता ना तो फिर कोहेरेंस लेंथ कितना हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। तो इसमें ब्रेक में देखो मतलब बीच में ब्रेक होता है, ठीक है ना? तो बेसिकली देखो ये ब्रेक क्यों होता है आप समझ सकते हो, आप सभी जानते हो ना कि देखो इमिशन प्रोसेस ऐसे होता है, जैसे आप मान लो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में आप जानते हो कि ग्राउंड स्टेट होता है n=1, फिर n=2, फिर n=3, ऐसे, ठीक है ना? इसकी एनर्जी आप जानते हो कितना होता है, -3.4, ठीक है, -1.51, ऐसे ही होता है ना, ये सभी एनर्जी है इसके, ठीक है? तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, मतलब तो इलेक्ट्रॉन अभी इस यहाँ पे है, तो देखो इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो एक वेवलेंथ इमिट होता है ना? तो देखो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने में जो है ना, मतलब कुछ ड्यूरेशन, मतलब जैसे यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो उस ड्यूरेशन के लिए जो है ना लाइट इमिट होती रहती है, जब तक यहाँ से यहाँ तक नहीं आ गया, ठीक है ना? तो एक ड्यूरेशन के लिए इमिट हुआ लाइट, फिर वो लाइट इमिट होना बंद हो जाता है। अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक इमिट हो मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, या सपोज करो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, मतलब देखो किसी भी सोर्स में तो एक सिंगल एटम तो नहीं होता है ना, उसमें मतलब एवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर में एटम्स होते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे क्या बोलते हैं एटम्स हैं, और सभी जो है ना ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे गए हुए हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो अभी देखो जैसे ये वाला मान लो ये एटम नंबर 1 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम 1, तो हाइड्रोजन एटम 1 में देखो ट्रांजिशन हुआ तो एक वेव ट्रेन इमिट हो गया। अब हाइड्रोजन एटम 2 में ट्रांजिशन होगा तो फिर से एक, तो ऑब्वियसली देखो एटम नंबर 1 में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो एक लाइट निकली। अब ये एटम नंबर 2 में जब ट्रांजिशन होगा तो जो लाइट निकलेगी और जो पहले जो लाइट निकली, क्या वो लाइट मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट हो गए ना? तो इसीलिए जानते हो क्या होता है कि देखो जैसे मान लो ये एटम नंबर 1 से ये निकला था, ठीक है, अब एटम नंबर 2 में ट्रांजिशन हुआ तो ये वाला वेव ट्रेन निकल गया, फिर एटम नंबर 3 में हुआ तो ये वेव ट्रेन निकल गया, इधर ओके। तो इसीलिए ये जानते हो क्या होता है, ये जो लाइट है ना वो इस लाइट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना? ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये ना कि इसका पोलराइजेशन मान लो अगर एक्स डायरेक्शन में है तो इसका पोलराइजेशन हो सकता है वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना अनपोलराइज्ड लाइट इमिट होती है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, समझ में आ रहा है? और हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट इज अनपोलराइज्ड। क्यों होता है? क्योंकि अगर लगातार एक साथ ही इमिट हो रहा होता तब तो सब में एक जैसी प्रॉपर्टी होती ना। तो अनपोलराइज्ड होने का रीजन यही है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैप जो है ना आया मान लो वाई कैप, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई कैप दैट मे बी इक्वल टू एक्स कैप, बिकॉज ये एक अलग एटम से इमिट हो रहा है, समझ रहे हो ना? और ये अलग एटम से इमिट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। इज दैट ओके? तो ये है सिचुएशन, तो इसीलिए अनपोलराइज्ड लाइट। अब देखो क्या है कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि इमिशन का प्रोसेस कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है, लगातार कंटिन्यूअस इमिट होता ही नहीं रहता है। तो इसलिए जब तक इमिट होगा ना उस ड्यूरेशन में लाइट जितना स्प्रेड होगी वही उसका क्या हो जाएगा,
कोहेरेंस लेंथ, तो ये इसका कोहेरेंस लेंथ हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा कि अगर हम कोहेरेंस लेंथ निकालना चाहते हैं ना, तो कोहेरेंस लेंथ देखो इस तरह से निकाला जाता है, LC इज इक्वल टू जो है ना उसको स्पीड ऑफ लाइट, देखो लाइट इमिट हो रही है तो ट्रैवल किससे करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से, तो हम इसको स्पीड ऑफ लाइट और इनटू कोहेरेंस टाइम बोल देते हैं इसको, कोहेरेंस टाइम, मतलब या तो ऐसे भी कह सकते हो कि मिशन टाइम, ये इस तरह का केस हो गया, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको जानते हो ऐसे भी लिख दिया जाता है, देखो C इनटू, और आप जानते हैं कि ये जो है ना बेसिकली एक तरह से 1 बाई फ्रीक्वेंसी, टाइम क्या होता है 1 बाई, तो ये 1 बाई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है बल्कि 1 बाई डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है। ये देखो ये जो ये मतलब ये जो है ना 1 बाई इसको डेल्टा न्यू लिखा जाता है, दिस इज 1 बाई डेल्टा न्यू, ऐसे लिख देते हैं इसे, ठीक है ना। डेल्टा न्यू इज बेसिकली जो अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि क्या बोलते हैं, देखो एक मिनट समझ लोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ से ट्रांजिशन होगा तो कितने वेवलेंथ इमिट होंगे, एक वेवलेंथ, और अगर एक वेवलेंथ होगा तो उसका क्या बोलते हैं ये फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा, एक ही होगा, तो यहाँ पे हम डेल्टा न्यू लिखने हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा न्यू लिखने का मतलब है ना कि देखो क्या होता है कि ये जो है ना मतलब बोर मॉडल वगैरह में ये बोला जाता है ना कि सिंगल लेवल है, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी लेवल जो है सिंगल एनर्जी लेवल नहीं हो सकता है, देयर मस्ट बी सम विड्थ, होता है ना कि सम एनर्जी का क्या होगा, विड्थ होगा, तो अगर एनर्जी का विड्थ है तो फिर फ्रीक्वेंसी में भी विड्थ आ जाएगा, तो वो वाला विड्थ है ये फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जैसे ऐसा होता है ना, देखो ये आप ये जानते हो कि न्यू इज इक्वल टू होता है C बाय लैम्डा, ऐसे लिखते हैं ना न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो यहाँ से डेल्टा न्यू निकालोगे ना तो ये C बाय लैम्डा स्क्वायर निकल जाएगा और डेल्टा लैम्डा हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा, इज दैट ओके। तो आप ये ध्यान रखेंगे माइनस साइन आएगा, माइनस हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाओगे, ये मॉडुलस इसका लिख रहे हैं, दिस इज मॉडुलस, ठीक है। तो ये आ गया, तो अब हम कोहेरेंस लेंथ निकालेंगे ना, देखो कोहेरेंस लेंथ, तो ये डेल्टा न्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, कोहेरेंस लेंथ विल बिकम इक्वल टू C और इनटू 1 बाय डेल्टा न्यू, समझ रहे हो, इसको डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है, तो दिस हैज बीन डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखे, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया ना, मॉडुलस ले रहे हैं तो इसलिए, तो इसको जब यहाँ पे पुट करोगे ना तो देखो कितना आ जाएगा, C बाय लैम्डा स्क्वायर और डेल्टा लैम्डा, तो C और C कैंसिल हो जाएगा, तो कोहेरेंस लेंथ जो आएगा ना वो ऐसा हो जाएगा, दैट विल बी लैम्डा स्क्वायर और डिवाइड बाय डेल्टा लैम्डा, ये कोहेरेंस लेंथ निकल गया इसका, ठीक है। सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कोहेरेंस लेंथ, ओके। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन कोहेरेंस लेंथ का निकालने के लिए आएगा ना तो डायरेक्टली दो वेवलेंथ देकर के पूछ लिया जाएगा, सभी हम बोलते हैं ना कि सोडियम में दो वेवलेंथ है 5890 और 5896, तो बताइए उसका कोहेरेंस वेवलेंथ कितना होगा, कोहेरेंस लेंथ कितना होगा, तो देखो डेल्टा लैम्डा का मतलब हो गया डिफरेंस इन वेवलेंथ, और यहाँ पे क्या करोगे दोनों वेवलेंथ का मीन वेवलेंथ लिख दोगे, है ना। तो लैम्डा जो यहाँ पे लिखा जाएगा ना वो दो वेवलेंथ मतलब डेल्टा लैम्डा तो हो गया डिफरेंस इन वेवलेंथ, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, और लैम्डा जो यहाँ लिखा जाएगा ना वो दोनों का मीन होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाय 2, इस तरह से कोहेरेंस लेंथ निकल जाएगा, इज दैट ओके। देखो एक बात समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे तुम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये स्टेटमेंट दिया जाता है ना कि डेल्टा ई और इनटू डेल्टा टी, ठीक है ना, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ H क्रॉस, ऐसे मान लो लिख दिया है ना। तो देखो क्या होता है कि डेल्टा ई का मतलब हो गया अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी जो है ना वो हो गया अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो देखो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी का मतलब ये हो गया ना कि ये जो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन या क्या बोलते हैं इससे जो बताते हैं ना बोर मॉडल से, कि ये जो एनर्जी प्रिसाइजली डिफाइंड है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या -13.6, ये प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं होता है, इसमें थोड़ी सी क्या होती है विड्थ होती है, मतलब देयर इज सम स्प्रेड इन द एनर्जी, और उसी स्प्रेड की वजह से जानते हो क्या होता है कि देयर इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, तो देयर इज अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो है ना मतलब जब इमिट होता है तो कुछ ड्यूरेशन के लिए इमिट होता है, ठीक है ना, देयर इज मतलब जिस अनसर्टेनिटी की वजह से सम ड्यूरेशन के लिए कंटीन्यूअसली इमिट होता है। अगर आप ऐसे सोचो कि अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगा ना तो इसका मतलब लाइट अगर इमिट होगा ना तो फिर वो मतलब कंटीन्यूअसली इमिट भी होता रहेगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह सकते हो यहाँ पे स्टे करेगा अगर कोई एटम तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए भी स्टे कर सकता है, फिर कोई ट्रांजिशन होगा भी नहीं, ठीक है ना, ये भी कह सकते हो, ठीक है। अगर ये प्रिसाइजली डिफाइंड हो गया तो फिर इसका मतलब डेल्टा ई 0 हो जाएगा, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो या तो मतलब यहाँ स्टे करेगा तो फिर स्टे करता ही रहेगा, फिर वो कभी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी एनर्जी लेवल जो है ना प्रिसाइजली डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए जब लाइट इमिट होती है ना तो एक सिंगल वेवलेंथ कभी इमिट नहीं होता है, क्योंकि ये एनर्जी वेल डिफाइन नहीं है, तो एनर्जी डिफरेंस भी क्या होगा वेल डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए एनर्जी जो इमिट होता है ना वो कभी भी सिंगल वेवलेंथ का नहीं होता है बल्कि मल्टीपल वेवलेंथ होते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखो ये कोहेरेंस लेंथ हमने बता दिया, तो अब इसका इंपॉर्टेंस ऑप्टिक्स में क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखो स्टार्टिंग में इंटरफेरेंस पढ़े थे ना, तो उसमें ऐसे कुछ बताया गया था, तुम लोग को ध्यान में होगा, बस थोड़ा सा देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। देखिए ये याद है इस तरह से डिस्कस कर रहे थे कि कोहेरेंस जो होता है ना, कोहेरेंस एक रिलेटिव वर्ड है, याद है बताया था ना, हम बोल रहे थे कि जैसे क्या बोलते हैं सोडियम लाइट से इंटरफेरेंस होता है न्यूटन रिंग, मतलब न्यूटन रिंग फॉर्म होता है, लेकिन सोडियम लाइट से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो देखो कोहेरेंस लेंथ बेसिकली होता क्या है कि जैसे देखिए ये लेंथ हमने बता दिया कि वेव ट्रेन का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ। अब जानते हो क्या होता है कि इसका पोलराइजेशन किधर है, एक्स में, मान लो बोले कि ये सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, हमने बोला ये किसी एटम से इमिट हुआ है तो ये किसी अदर एटम से इमिट हुआ है, ठीक है ओके। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे, आप ये बताइए कि ये वाली लाइट और ये वाली लाइट अगर इंटरफेयर करेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ये बताया गया था ना कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, तो इसका पोलराइजेशन तो डिफरेंट है तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, तो फिर इंटरफेरेंस फिर होता कैसे है, तो जानते हो देखो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये है कि जैसे देखो ये लाइट है तो लाइट का वेव फ्रंट होता है, ये होता है ना, लाइट है सम, देखो हम दो तरह का इंटरफेरेंस बताया था ना, एक होता है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस होता है दैट इज बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो देखो इसका वेव फ्रंट डिवाइड होगा दो पार्ट में, तो दोनों वेव फ्रंट में मतलब दो पार्ट में मान लो डिवाइड हो गया, तो दोनों वेव फ्रंट में जो पोलराइजेशन होगा वो किधर होगा, एक्स में ही होगा।
तो मतलब जानते हो क्या है कि ये अगर दो वेव फ्रंट में डिवाइड हुआ तो दो वेव फ्रंट जो बने ना वो दोनों वेव फ्रंट आपस में इंटरफेयर करना चाहिए। अगर इसका वेव फ्रंट इसके वेव फ्रंट से इंटरफेयर करेगा ना तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह से मान लो जैसे थिन फिल्म में होता है कि लाइट ऐसे आई और फिर वो दो पार्ट में एक रिफ्लेक्टेड लाइट बन जाती है और एक रिफ्रैक्टेड लाइट, तो वहां पे बोलते हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखो अगर ये वाली लाइट मान लो दो पार्ट में डिवाइड हुई दो पार्ट में, तो इसका पोलराइजेशन एक्स में है तो उस दोनों पार्ट का भी पोलराइजेशन किधर होगा, एक्स में, ठीक है। अब वो दो पार्ट जो बने ना वो अगर आपस में इंटरफेयर करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा, लेकिन अगर इसका ये डिवाइड होने के बाद एक पार्ट इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट अगर इंटरफेयर करेगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जानते हो देखो क्या होता है कि जैसे एक बात देखो समझा रहे हैं कि अगर सपोज करिए कि ऐसा है, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कोहेरेंस लेंथ का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जैसे मान लेते हैं कि एक थिक प्लेट है, ग्लास प्लेट, ठीक है ना, थिक ग्लास प्लेट। तो थिक ग्लास प्लेट में जैसे लाइट ऐसे आई, ठीक है ना, लाइट, तो जैसे ऐसे कहते हैं ना लाइट आती है तो ये क्या होता है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। अब जैसे मान लो ये थिकनेस जो है ना थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, थिकनेस इज नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि देखो जैसे यहाँ पे ऐसे लाइट आ रही है, ये ऐसे ये बहुत सारे वेव ट्रेन है, इधर ओके, यहाँ पे एक वेव ट्रेन ऐसे ऐसे बीच में देखो ब्रेक हमने दिखाया है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि जैसे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बेंड होगा वो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये इधर से क्या होगा, ये इधर से रिफ्लेक्ट होगा और ये यहाँ से भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब ये मान लो इधर बाहर निकला, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जैसे वेव ट्रेन, एक वेव ट्रेन है और ये वेव ट्रेन है, ये दोनों अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, तुम समझ में आ रहे हैं ना, अगर ये दोनों वेव ट्रेन जानते हो सेम सेम वेव, मतलब ये दोनों जैसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से, ये अगर देखो अलग वेव ट्रेन का पार्ट है और ये अलग वेव ट्रेन का पार्ट है, ये दोनों अब इंटरफेयर करेंगे ना तो इंटरफेरेंस फॉर्म नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि ये दोनों सेम वेव ट्रेन का पार्ट कब होंगे, जब ये थिकनेस, समझ लो ना, जैसे लाइट देखो अगर ऐसा हुआ कि देखो ये लाइट ऐसा आ रही है, इसका वेव ट्रेन से, ये वेव ट्रेन का जो मतलब कोहेरेंस लेंथ है ना, जो ये इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कोहेरेंस लेंथ। अगर मान लो ये कोहेरेंस लेंथ से बहुत ज्यादा हो गया थिकनेस, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब एक वेव ट्रेन अंदर चला जाएगा और एक दूसरा वेव ट्रेन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो फिर यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा ना वो दो अलग अलग वेव ट्रेन के बीच में होगा, तो दो अलग वेव ट्रेन के बीच में इंटरफेरेंस होगा, तो फिर इंटरफेरेंस मतलब क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो इसीलिए जानते हो क्या, ये मैंडेटरी होता है कि दो बीम्स में जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना वो सेम वेव ट्रेन से आए हुए होना चाहिए, ठीक है ना। तभी जानते हो क्या होता है कि जैसे थिन फिल्म, एयर फिल्म जो थिन होता है ना उससे इंटरफेरेंस होता है, लेकिन ग्लास से इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर ये जैसे मान लो ऑयल फिल्म है जिसकी थिकनेस बहुत कम है तो इंटरफेरेंस होता है, लेकिन अगर ग्लास प्लेट थिकनेस बढ़ा कर दो तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसका रीजन यही है, फिर वो जो इंटरफेरेंस होने लगता है ना वो डिफरेंट वेव ट्रेन के बीच में होने लगता है। तो मेन है कि सेम वेव ट्रेन के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोहेरेंस लेंथ। तो फिर हम लोग मतलब इसको शॉर्ट में देखो ऐसे बोल देते हैं कि अगर दो वेव ट्रेन के बीच में जो पार्ट डिफरेंस हो रहा है वो कोहेरेंस लेंथ से ज्यादा हो जा रहा है, ये कोहेरेंस लेंथ जो निकाला हमने उससे ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है अगर पार्ट डिफरेंस, तो समझ लो इंटरफेरेंस फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पार्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा भी बिग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इट शुड नॉट बी वेरी बिग, इज दैट ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इफ path difference is large compared to, if path difference is large compared to coherence length LC, then interference pattern is not formed because in that case ठीक है, light waves from two different wave train begin to interfere। तो ये फिर डिफरेंट वेव ट्रेन के लाइट जो है ना इंटरफेयर करने लगते हैं, इसीलिए इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है ना। देखो ये तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो गया, इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ सकता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे आ सकता है, कोहेरेंस लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तुम देख रहे हो ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अभी हमने कराया ना आपको कि कितना ऊपर शिफ्ट करना है, कितना था आंसर, λ/4, ये सब ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अभी ये भी आ सकता है, कोहेरेंस सोडियम लाइट ही दे दिया जा सकता है, तो सब कुछ दिया हुआ रहेगा, बस पुट करना है इसमें, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। हाँ रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये मतलब जब तक एक कोहेरेंस लेंथ जब तक अंदर आया ये दूसरा वेव ट्रेन इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये वाला जो है ना दूसरा है, अब ये मान लो बाहर निकलेगा तो ये और ये मान लो इंटरफेयर करेगा, तो इससे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा। कोहेरेंस लेंथ नहीं, वेव ट्रेन सिमिलर और डिफरेंट बोल रहे हैं। हाँ ये वेव ट्रेन अलग है और ये वेव ट्रेन अलग है, ये तो समझ में आया था ना तुम्हें। तो अब जैसे मान लो एक वेव ट्रेन जब अंदर चला गया तब दूसरा वेव ट्रेन आया, अब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब अंदर से ये बाहर भी आया ही नहीं है जो अंदर गया, तो समझ रहे हो ना। तो जब तक ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तब तक फिर वो बाहर आएगा, ठीक है ना। जैसे मतलब ऐसा हुआ कि जैसे एक वेव ट्रेन आया यहाँ पे तो उसका कुछ पार्ट क्या होगा, अंदर रिफ्लेक्ट हो अंदर जाएगा, कुछ पार्ट बाहर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो बाहर जो गया ना वो तो आगे निकल गया, अब तो जो अंदर गया वो अभी थोड़ा देर के बाद बाहर निकलेगा, और फिर वो जब बाहर निकलेगा तो फिर दूसरे वेव ट्रेन वाले से रिफ्लेक्ट इंटरफेयर करेगा, ऐसा हो जाएगा, ओके ऑलराइट। नहीं टर्न हाँ उसी का डिफरेंस है डेल्टा, नहीं नहीं सेकंड स्टेट से कहाँ हो रहा है ट्रांजिशन, ये तो ये λ1 λ2 जो यहाँ पे, अच्छा ये तुम इसमें कंफ्यूजन हो गया क्या तुम्हें, इसमें जो λ1 λ2 होता है ना वो ऐसा नहीं कि इस वाले से ट्रांजिशन यहाँ पे हुआ तो उससे λ1 आया और इससे ट्रांजिशन वो λ2 नहीं है,
वो इसी में 2 लेमडा होते हैं। देखने में हम क्या लग रहा है हमको, यहाँ पे 1 लेमडा है, लेकिन इसी लेमडा में क्या होता है एक्चुअल में 2 लेमडा होता है। समझ गए ना, मतलब तुम समझ रहे हो ना। देखो यहाँ से ऐसे तो हम लोग मतलब इसमें क्वांटम वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, लेमडा 1 निकलेगा, और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो क्या निकलेगा, लेमडा 2। लेकिन वहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ ना इसी से 2 वेवलेंथ निकला, क्या निकला, लेमडा 1 और लेमडा 2। क्यों निकला 2 वेवलेंथ, क्योंकि क्योंकि ये जो है ना सिंगल लेवल नहीं है, इसमें जो है ना कुछ स्प्रेड है, ठीक है ना। तो ये है, तो मतलब देखो बोर मॉडल का शॉर्टकमिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तो यही तो बोलते हैं ना कि बोर मॉडल कहता है कि 2 लेवल के बीच में कितने वेवलेंथ लिमिट होने चाहिए, 1 वेवलेंथ। लेकिन एक्चुअल में 1 नहीं होता है, बल्कि 1 से ज्यादा होता है, कभी कभी 5-5 6-6 वेवलेंथ लिमिट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वही तो बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तभी तो फिर हायर लेवल में हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक ही मतलब 2 लेवल के बीच में ही हम लोग कहते हैं कि 1 वेवलेंथ आना चाहिए, मगर कितने वेवलेंथ आ रहे हैं यहाँ पे, 2 वेवलेंथ आ रहे हैं, तो उसी के डिफरेंस से कोहेरेंस लिंक निकलता है। हाँ बहुत सारे आ सकते हैं, तो एक्सट्रीम का डिफरेंस होगा, लोवेस्ट और हाईएस्ट का डिफरेंस। नहीं तो वही, नहीं तो कोहेरेंस लिंक मतलब जो हम यहाँ पे निकालते हैं ना, नहीं ये जो निकालते हैं वो क्या है, मतलब मैक्स, मतलब ये जो है ना हम यहाँ पे मैक्सिमम, ये जो है ना मतलब मैक्सिमम डिफरेंस ले लेंगे, समझ रहे हो ना, ये मैक्सिमम डिफरेंस ले लिया था। ऑलराइट, ठीक है। सर कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कैरियर फ्रीक्वेंसी वो सब मॉड्यूलेशन वगैरह में यूज होता है, वो सब टॉपिक नहीं पढ़ना है तुम लोग को। वो कम्युनिकेशन जब पढ़ते हो ना तो उसमें फिर ये होता है ना, बहुत सारे मतलब सुप्रीम पोज किया जाता है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, एक मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। वो तो मॉड्यूलेशन टॉपिक जब आते हैं ना तो पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके तो सर वो देखो एक, हाँ बोलो, जैम 2024 में आया हुआ है सर, जैम स्टैंडर्ड 24 में आया हुआ है। यस सर। नहीं तो वो जानते हो, देखो लैंग्वेज यूज किया होगा उसमें, मतलब ऐसा लिखा होगा कि 2 वेवलेंथ 2 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा वहां पे, फिर है ना, 2 यस सर, फ्रीक्वेंसी दो दिया हुआ वेव, है, तो एक फ्रीक्वेंसी को उसमें बोल दिया होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी। सर दो वेव है वो सुप्रीम पोज हो रही है। वो चलो ठीक है, वेव्स हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें डिस्कस कर देंगे उसको, अभी ऑप्टिक्स चल रहा है ना। इंटरफेरेंस के में था सकता इंटरफेरेंस में है, एक मिनट देख लेते हैं। देखो एक बात समझ लो, एक कभी कभी जानते हो क्या होता है, तुम लोग पढ़ाई करने का ये थोड़ा तरीका सीखो। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसे वर्ड्स एग्जाम में यूज हो सकते हैं जो तुमने कभी, तो अब वो वर्ड देखो तुमने देखा कि ये हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो अब इसका ये मतलब नहीं कि अब हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तुम देखो उस वर्ड को छोड़कर बाकी जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो तुम जानते हो या नहीं जानते हो, तो जब बाकी चीजें जानते हो तो बस उसको यूज करके आंसर करो फिर, ठीक है ना। कभी कभी कुछ न्यू वर्ड्स आ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं चलो क्या क्वेश्चन है। तो वो डेफिनेटली अगर इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है तो फिर तो जितना कुछ बताया गया ना उससे तो बनेगा ही। तो इंटरफेरेंस के असाइनमेंट में है सर कुछ। एक मिनट देख लें, जैम का क्वेश्चन है कि नहीं है ये बोलो तुम। हाँ जेम का ही है सर। ठीक है, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत लैंग्वेज जानते हो, कभी कभी अलग आ जा सकता है, तो आप लोग उससे घबराया मत करो, ठीक है ना। हाँ देखो ये जो है ना मतलब इंटरफेरेंस का क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो थोड़ा सुपर पोजिशन और वेव्स का क्वेश्चन है। देखो ऐसा है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 2 ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है ना। तुम देख नहीं रहे हो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा तुम लोग ऐसे कैसे बोल देते हो कि इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला कि इंटरफेरेंस है। हाँ अच्छा वो इंटरफेरेंस असाइनमेंट में वो जिसने असाइनमेंट में। जिसने पुट किया होगा ना उसको भी नहीं पता चला होगा कि वो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ये वेव्स का क्वेश्चन है ना, देख नहीं रहे हो, स्टैंडिंग वेव्स और ये सब लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो देखो एक चलो अगर फिर भी इसको तो इतना जैसे इंटरफेरेंस पढ़े हो ना तो उससे कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 वेव्स आर गिवन बाय, देखो फर्स्ट वेव जो दिया हुआ है y1 इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो किधर ट्रैवल कर रहा है ये, पॉजिटिव एक्स में, ठीक है ना। और दूसरा वेव भी किधर ट्रैवल कर रहा है, वो भी पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा है ना। आर सुपरपोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप देखो इसमें अल्फा और बीटा को एक किसी में इक्वल कर दिया है और किसी में मतलब डिफरेंट भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि देखो इसमें जो है ना, देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है y1 इक्वल टू ए नॉट और ठीक है ना साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 जो दिया हुआ है ना y2 दैट इज इक्वल टू ए नॉट और अल्फा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो क्या लिखा ओमेगा टी ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो तुम लोग क्या लिखा हुआ है, 2 ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव मतलब जो वेव ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक जगह पे कंफाइन नहीं है। और सुपरपोज्ड, सुपरपोजिशन जो देखो जैसे इंटरफेरेंस को भी तो यही बताया गया था ना कि इंटरफेरेंस क्या होता है, आप लोगों को डेफिनेशन जो बताया गया इंटरफेरेंस का, तो कैसे बताए थे, इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स, जिसकी वजह से इंटेंसिटी का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन जब भी होता है ना तो उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो इसको चलो ऐड कर देते हैं। देखो उसके बाद देखो एग्जाम में जानते हो, देखो एक बात बता रहे हैं, वही स्टूडेंट तो अच्छा करते हैं ना जो मतलब क्वेश्चन नया भी आया तो भी जो आपने पढ़ा है उससे रिलेट करके इसको आंसर करो। अब इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। देखो इसमें आप बताओ सुपरपोजिशन पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए हो। सुपरपोजिशन में क्या करते हैं हम कि दोनों को जस्ट ऐड कर देते हैं, तो आप यहाँ लिखो सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2,
ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ए नॉट और इधर से हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस साइन और अल्फा के एक्स माइनस बीटा ओमेगा टी, ऐसा। तो इतना क्या सुपरपोजिशन वर्ड हमने कैच किया वहां से, देखो कि सुपरपोजिशन क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो तो अब आप बताइए, एक फॉर्मूला होता है ना साइन ए प्लस साइन बी का, ऐसा करके होता है एक फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 है ना, और इंटू कॉस होता है ना शायद, ऐसे ही होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं इसमें भी, ठीक है। तो देखो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ए नॉट और साइन, इसका एडिशन कर दो इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा के एक्स तो कॉमन आ जाएगा ना यहाँ पे। तो देखो ऐसा हो जाएगा, इसको माइनस वाले को पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, कॉस वाले को पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कॉस हो जाएगा और a माइनस बी करोगे ना तो 1 माइनस अल्फा और इंटू के एक्स बाई 2, ऐसा आएगा। विल यू गेट दिस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी करोगे तो 1 माइनस बीटा और बाई 2 और ओमेगा टी, ऐसा हो गया। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे साइन आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस अल्फा और के एक्स बाई 2 आ रहा है इतना, और माइनस 1 प्लस बीटा और ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें देखो अगर ऐसे सोचो कि अगर अल्फा बीटा 1 कर दें, इफ आई मेक अल्फा बीटा 1, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये तो cos 0 1 हो जाएगा, और ये अल्फा बीटा 1 करोगे तो यहाँ के एक्स और माइनस ओमेगा टी जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो जो भी क्वेश्चन में दिया है ना वो यूज करके, जैसे मान लो देखो यहाँ पे हम अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2a नॉट, और ये तो 0 हो जाएगा ना, और इधर से क्या बन जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये भी क्या बन गया, ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब ये भी तो एक मतलब ट्रैवल कर रहा था एक्स डायरेक्शन में, तो ये भी क्या कर रहा है ट्रैवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, इज दैट ओके, इट इज आल्सो ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव बन रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा, तो मतलब हम ऐसे बोल देंगे कि इट इज आल्सो ए प्रोग्रेसिव वेव, इट्स कैरियर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, मतलब इसको ट्रैवल इसी फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा है ना, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बोल देंगे, ठीक है ना। अब हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे, जैसे अल्फा इक्वल टू -1 वगैरह कुछ लगा देते हैं, तो फिर हम देखेंगे क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ ना, अब तो समझ रहे हो ना, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम जानते हैं वो लगा दिए, अब ऑप्शन टिक करने के लिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन को एनालाइज करो, देखो क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा थिंक करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, मतलब एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें लिखा है अल्फा इक्वल टू बीटा रिजल्टेंट वेव इज स्टैंडिंग वेव, रॉन्ग है। देखो ये स्टैंडिंग वेव नहीं है, ये आप लोग को याद है ना, स्टैंडिंग वेव हम जब ईएमटी पढ़ा रहे थे उस टाइम भी बताए थे कि स्टैंडिंग वेव जो होता है उसमें एक साइन होता है, तो एक मतलब साइन कोसाइन का प्रोडक्ट होता है, या कोसाइन कोसाइन का या साइन साइन का, तो यहाँ पे देखो अभी नहीं बना है कोसाइन, ठीक है ना, कोसाइन कोसाइन का प्रोडक्ट या साइन साइन का, ऐसा नहीं हो, तो ये ट्रैवलिंग, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये स्टैंडिंग वेव नहीं है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में देखो अल्फा इक्वल टू बीटा और -1 दो, तो दोनों को 0 दोनों को -1 कर दिया है, ठीक है ना। नहीं तो देखो इसमें क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये इतना आ जाएगा, नहीं तो ये भी तो कॉस आ जाएगा ना, तो ये भी तो ट्रैवलिंग वेव ही होगा ना, तो एक अच्छा साइन 0 0 हो जाएगा है ना, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब नो वेव है ना, ऐसा कैसे हो गया। नहीं तो मतलब इस ऑल टाइम में तो ऐसा नहीं होता है जनरली, तो ऑल टाइम में ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब बीटा -1 आने के बाद ऑल टाइम के लिए हो रहा है ना, स्टैंडिंग वेव जो बनता है ना, वो जानते हो क्या होता है स्टैंडिंग वेव, तुम जानते हो स्ट्रिंग वेव बनता क्या होता है, कभी ऐसे वाइब्रेट करता है ना, एक बार 0 आया तो फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है ना, एक बार जैसे नोड बनता है, मतलब ये बनता है उसके बाद फिर एंटी नोड है, इस तरह वाइब्रेशन होता रहता है ना इसमें। अच्छा देखो क्या दिया था इसमें ऑप्शन में, क्या लिखा था -1 रिजल्टेंट वेव इज स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और इसको वेव तो नहीं बोल सकते हो ना, देखो इट इज नॉट ए वेव, वेव का मतलब क्या होता है, वेव तुम समझ रहे हो ना, y 0 आ जाने का मतलब इसको वेव तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक। ये तो वेव का मतलब होता है ना कि जैसे मान लो ये जानते हो, देखो स्टैंडिंग वेव जो होता है ना उसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे y 0 आ जा सकता है, बट नॉट फॉर ऑल टाइम, ये तो ऐसा हो गया ना, दिस इज फॉर ऑल टी आ गया ना, दिस इज फॉर ऑल टी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक्चुअली एक बात बता रहे हैं, देखो इसमें जानते हो क्या हो रहा है, देखो हम ये इससे समझ में आएगा तुमको, यहाँ पे ये यहाँ से भी ऐसे तुम लोग इतना तो सभी लोग जानते हो ना, स्टैंडिंग वेव कब बनता है, व्हेन डू यू गेट स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव बनता है जब दो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एंड दे सुपरपोज, तो यहाँ से ऐसे भी तुम समझ सकते हो, देखो अगर हम पहला वाला कंडीशन जो लगाए ना, देखो कहाँ था, अरे ये तो ये यहाँ पे लिखे नहीं थे ना, अल्फा इक्वल टू ये क्या था बीटा इक्वल टू -1, तो देखो इस कंडीशन में आप अल्फा बीटा दोनों 1 कर रहे हो, तो ये वेव किधर ट्रैवल कर रहा है एक्स में, तो ये भी किधर ट्रैवल करेगा एक्स में, तो ये वाला कंडीशन ऐसे दे रहा है कि एक वेव इधर ट्रैवल कर रहा है और ये वेव भी इधर ट्रैवल कर रहा है, दोनों सुपरपोज कर रहे हैं, ये हमको ऐसा देगा, देखो यहाँ पे -1 लिखोगे और यहाँ पे -1, तो देखो यहाँ -1 और यहाँ पे -1, तो माइनस क्या होगा कॉमन आ जाएगा, तो ये भी क्या मिलेगा कि एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी ऐसे ही दे रहा है कि वेव इज ट्रैवलिंग, मगर इसमें जानते हो क्या हो रहा है कि ऐसे है, देखो इसको थोड़ा ऐसे समझना होगा, ऐसे ये ऐसे है, तो इसमें जानते हो क्या हो गया कि नेगेटिव होने की वजह से ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये वेव इधर ही ट्रैवल कर रहा है और ये भी इधर ट्रैवल, लेकिन हो क्या रहा है कि एक का क्रेस्ट दूसरे के तरफ से मैच कर जा रहा है, तो इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है,
समझ में आया तुम लोग को? क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा -1 पुट किया, बीटा भी क्या पुट किया -1, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो जहां पे इसमें प्लस होगा वहां पे इसमें जहां पे इसमें माइनस होगा वहां पे प्लस, तो ये जो दोनों जब ऐड कर रहे हैं ना तो ये प्लस माइनस मिलकर के हर जगह क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो इसलिए कंप्लीट एनिहिलेशन दे रहा है, ये स्टैंडिंग वेव नहीं है, समझ गया ना, इट इज नॉट स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव कब बनता है, जब दो अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा ये क्लियर है ना सभी को कि इस केस में आपको दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखोगे, यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा यहाँ पे वही sin kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो ये स्टैंडिंग वेव नहीं है। अब देखो इसमें जो ये हो गया ए ऑप्शन और ये हो गया बी ऑप्शन, ठीक है, दोनों करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन अगर देखें, इसमें सी ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज 3 ओमेगा बाय 2 लिखा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2 लिख देंगे तो देखो यहां से क्या आएगा, ये 2 लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, है ना, ऐसे ही आएगा ना, ठीक है, और इससे आ जाएगा, हाँ, तो देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a0 और ये हो जाएगा cos और यहाँ से माइनस kx बाई 2 और प्लस माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा ओमेगा टी बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना आ रहा है साइन 3k x बाई 2, ऐसे ही है ना, और माइनस 3 ओमेगा बाई 2t, ऐसा आ रहा है। अच्छा देखो एक बात समझ लो कि जैसे हम लोग फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी वगैरह भी पाते हैं तो उसमें भी बात होती है ना कि देखो फेज वेलोसिटी में ग्रुप वेलोसिटी में क्या होता है, वो सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव से बनता है। ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स, ठीक है ना। तो उसमें देखो ये दो टर्म आते हैं, जैसे देखो ये भी टाइम और कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, ये भी क्या है टाइम और कोऑर्डिनेट, तो इसमें जानते हो फिर ये देखा जाता है कि कौन सा टर्म स्लो वेरी कर रहा है और कौन सा टर्म फास्ट वेरी कर रहा है, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये जानते हो स्लो वेरिंग टर्म है, दिस इज स्लो वेरिंग टर्म, ठीक है ना, ये स्लो वेरिंग टर्म है और ये क्या है फास्ट वेरिंग टर्म है, तो मतलब वेव कैरेक्टरिस्टिक इससे डिसाइड होगा और ये एम्पलीट्यूड में चला जाएगा, मतलब बोलते हैं ना एम्पलीट्यूड इज स्लोली वेरिंग, ठीक है ना, तो ये जो है ना स्लो वेरिंग टर्म है, स्लो वेरिंग टर्म, और ये हो जाएगा फास्ट वेरिंग टर्म, ये फास्ट वेरिंग टर्म है, तो मतलब ध्यान रखेंगे कि स्लो वेरिंग टर्म जो है ना उसको एम्पलीट्यूड में इंक्लूड कर लिया जाता है, ये कहलाता है क्या एम्पलीट्यूड, और ये डिसाइड करता है वेव कैरेक्टर, ठीक है ना, दिस दिस क्योंकि देखो सिंगल वेव में भी देखो ऐसे ही होता है ना, तुम ऐसे बताओ कि वेव कैरेक्टर इससे डिसाइड होता है या इससे डिसाइड होता है, इससे डिसाइड होता है, क्योंकि ये मतलब ये जो है ना स्पेस में और टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये स्पेस और टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो देखो वेव कैरेक्टर इससे डिसाइड होता है। लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे कि अगर कभी ऐसा हो गया ना कि दो टर्म वेरी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट और टाइम के साथ, तो जो फास्ट वेरिंग टर्म होता है ना दैट डिसाइड्स द वेव कैरेक्टर, वो वेव कैरेक्टर को डिसाइड करता है, ठीक है ना, तो फिर हम कहेंगे यहाँ पे कि दिस टर्म डिसाइड्स, तो ये चीज जानते हो देखो क्या बोलते हैं तुम लोग, ऐसी बात पहली बात जो है ना ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए अभी तुम लोग को, ठीक है, इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है ना एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव्स वगैरह है ना, तो अभी टॉपिक हमारा वो आएगा वेव्स जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे फिर हम इसको बताते हैं, ठीक है ना। इंटरफेरेंस कहां से आ गया ये अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि दिस टर्म डिसाइड्स द वेव कैरेक्टर, चलो तुम लोग पूछ ले तो बता दिया, ये वेव कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है, दिस टर्म डिसाइड्स द वेव कैरेक्टर। अब बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, हो गया, तो बस मतलब इसका मतलब ये अल्फा बीटा जब ओमेगा बाय 2 लोगे तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसी को कैरियर फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3/2 ओमेगा, बस हो गया, ठीक है ना, यही आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यस ठीक है। चलो इस पेपर को ओपन किया है ना तो एक वो क्वेश्चन भी देख लें, देखें कुछ लैंग्वेज वगैरह भी समझ में आता है ना क्वेश्चन देखने से। देखो ये देखो क्वेश्चन जो है ना इस तरह से तुम लोग देखो, इसमें न्यूटन सिंह का जो क्वेश्चन पूछा है फिगर भी दिया हुआ है, इस तरह से देखो पूछा गया था क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखा है इन न्यूटन सिंह एक्सपेरिमेंट यूजिंग, क्वेश्चन देख लोगे 2024 का जो है लिखा हुआ है, इन न्यूटन सिंह एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट of free space wavelength 580 nanometer, there is an air gap of height d between the glass plate and plano convex lens, see the figure, central fringe is observed to be bright, तो least value of d, ठीक है, हाँ तो बस इसको 4 से डिवाइड करना। लेकिन देखो तुम लोग देखो ये तो एग्जाम का क्वेश्चन था ना, चलो हम सॉल्व कर दिए, लेकिन जानते हो क्या होता है कि देखो अब ये जानते हो नेक्स्ट जो पेपर बनेगा ना, जैसे इस बार तो ऐसे भी तुम्हें पता है पेपर आईआईटी दिल्ली में बन रहा है, ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जैसे एक बार अभी ये क्वेश्चन आ गया ना न्यूटन सिंह से, ये पहली बार आया है आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन न्यूटन सिंह से, इससे पहले नहीं आता था, ठीक है ना, तो लेकिन हम हमेशा मतलब क्लास में न्यूटन सिंह पढ़ाए हैं क्योंकि मुझे लगता था कि कभी ना कभी तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में सिस्टम मेंशन नहीं किया हुआ है ना, सिलेबस में लिखा हुआ है इंटरफेरेंस, तो किसी सिस्टम का भी आ सकता है क्वेश्चन, तो जानते हो देखो अब जानते हो क्वेश्चन मान लो कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, मान लो कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ डी, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ डी सेंट्रल स्पॉट विल बी ब्राइट, ब्राइट बोला है ना, हाँ, और मान लो ऑप्शन में 3 वैल्यूज दे दिया, तो आप बता सकते हो इसमें कौन मतलब क्या क्या वैल्यूज होंगे, मतलब ऐसा था ना देखो सेपरेशन लैम्डा बाय 4 की है तो क्या बन गया ब्राइट बन गया, पहले जीरो था ना, पहले जीरो था तो डार्क था, देखो ऐसा लिख देते हैं जीरो सेपरेशन था मतलब लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में क्या था डार्क, ये डार्क था, अब यहाँ पे
ब्राइट। अब फिर लेमडा बाई 4 बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेमडा बाई 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर लेमडा मतलब अब यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स लेमडा बाई 4, तो क्या बन जाएगा ब्राइट। तो एवरी टाइम लेमडा बाई 4 बढ़ाओगे ना तो ये ब्राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मान लो अगर ऑप्शन ऐसा दे दिया गया कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ दी सेंट्रल स्पॉट विल बी ब्राइट, तो फिर आंसर जो होगा वो क्या क्या होगा लेमडा बाई 4 होगा और 3 लेमडा बाई 4 होगा, फिर उसी तरह से 5 लेमडा बाई 4 है ना, यहाँ पे 4 लेमडा बाई 4 में डार्क आ जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 लेमडा बाई 4, इसमें ब्राइट आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए ब्राइट होगा, इसके लिए ब्राइट होगा और इसके लिए ब्राइट होगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो इंटरफेरेंस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था, हम तुम लोगों को बताए थे ये जो है ना एक बार इसमें पूछा गया नेट के एग्जाम में, ठीक है ना, नेट के एग्जाम में, और क्या बोलते हैं उससे पहले ये क्वेश्चन आया था जेएनयू के एग्जाम में, दिस वाज आस्क्ड इन जेएनयू। ठीक है ना, तो पहले जेएनयू के एग्जाम में आया था और फिर वही क्वेश्चन को बाद में नेट के एग्जाम में एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं था उसमें। ठीक है ना, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ये था कि हम क्वेश्चन देखो समझाते हैं, तुम लोग के असाइनमेंट में भी होगा क्वेश्चन, देख लोगे। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा था कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज यूज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज किया जाता है। ठीक है ना, इट्स पोलराइजेशन, यंग्स डबल स्लिट मतलब इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन जो है ना इंटरफेरेंस और मिक्स किया गया क्या पोलराइजेशन, तो दो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन का। ठीक है ना, क्या लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज यूज्ड, इट्स पोलराइजेशन इज पैरेलल टू द width of slit, width of slit के पैरेलल है। ठीक है ना, नाउ ए पोलराइजर whose pass axis makes, a polarizer whose pass axis makes 45 degree with the, या हो सकता है उसमें ऐसा लिखा हो, देखो वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो हमने लिखा ना इट्स पोलराइजेशन इज, मान लो ऐसे लिख दिया इज वर्टिकल, समझ गया ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है इट्स पोलराइजेशन इज वर्टिकल और फिर हम बोल देंगे कि जो पोलराइजर है उसका पास एक्सिस वर्टिकल से 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, ये हो सकता है। तो ए पोलराइजर हुज पास एक्सिस मेक्स 45 डिग्री विद द विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ये देखो होता क्या है, एक बात बता रहे तुम लोग को, जैसे अब ये क्वेश्चन पहले किसमें आया था जेएनयू के एग्जाम में, और क्या बोलते हैं बाद में एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेम था, हमको लगता है किसी ना किसी बुक से कॉपी किए होंगे। ठीक है ना, तो अब जानते हो क्या है कि जैसे अभी हम तुम लोग को ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जैम में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है ना, या मतलब ऐसा डेफिनेटली होता है। अभी देखो बता रहे हैं तुम्हें क्या हुआ, नेट का पेपर हुआ था अभी इस बार, तो 2011 में नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्जैक्टली वही क्वेश्चन दोबारा आ गया था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि सोचते हैं कि इतना पुराना क्वेश्चन है, करने की क्या जरूरत है, 2011 मतलब लगभग 13 साल पुराना क्वेश्चन है। अब तो जो पेपर सेट करते हैं वो भी ये सोचते हैं ना कि इतना पुराना क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो वहां से पुट करो। ठीक है, अब तो उसी तरह से जानते हो गेट एग्जाम में गेट तो ये आया था नेट 2024 में, अभी जो हुआ था एग्जाम जुलाई में, और गेट जो इस बार हुआ था ना फरवरी में, उससे उसमें क्वेश्चन आया टीएफआर का, मतलब 2010-11 का क्वेश्चन, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया। ठीक है ना, तो मतलब तुम हमेशा ध्यान रखो एक पेपर में अगर जो क्वेश्चन आया ना वो दूसरे पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, और सेम पेपर का क्वेश्चन भी रिपीट होता है। ठीक है ना, और थोड़े पुराने हो जाते हैं ना क्वेश्चन तो उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके या कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इसीलिए पीवाईक्यू सारे कर लेना चाहिए। ठीक है ना, so in Young's double slit experiment plain polarized light is used, its polarization is parallel to the width of the slit, a polarizer whose pass axis makes 45 degree with the width of the slit is placed in front of one of the two slits of Young double slit experiment. ठीक है, so question is if I max and I min be the maximum and minimum intensity of light recorded on screen, ठीक है, then find the value of, ये क्वेश्चन था आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये निकालना है। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, देखो एक बार ट्राई करो। पोलराइजेशन तुम लोग पढ़ चुके हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, ये इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन दोनों का क्वेश्चन है, तो इंटरफेरेंस पढ़ चुके हो तुम लोग। ठीक है ना, दोनों को मिक्स कर दिया गया है बस। ठीक है, सो ट्राई टू आंसर। एक बार आंसर तुम लोग निकाल लो। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन देखो हम, मतलब ये पिक्टोरियली हम समझाते हैं। मतलब ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड है, ठीक है ना, इसमें दो स्लिट बने हुए हैं ऐसे करके, एक स्लिट है और एक स्लिट ऐसे है। अब लाइट ऐसे इंसिडेंट की गई है, ऐसे लाइट आ रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो लाइट का जो पोलराइजेशन है ना वो ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइट का। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू द स्लिट हो गया।
अब जो यहाँ से लाइट निकलेगी, ठीक है ना, यहाँ से लाइट निकल रही है, मतलब यहाँ लाइट ऐसे ये इंसिडेंट किया गया मान लो ऐसे, ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है इधर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस स्लिट से जो लाइट निकली और इस स्लिट से जो लाइट निकली, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है ना। हम अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पे एक क्या पुट कर रहे हैं, पोलराइजर। इसका जो पास एक्सिस है ना, ये है इसका पास एक्सिस। ये पास एक्सिस जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, मतलब विड्थ देखो स्लिट जैसे वर्टिकल है तो ये पास एक्सिस वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे है, ये है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये पोलराइजर है, दिस इज पोलराइजर, ठीक है ना, ये है सिचुएशन। तो इसमें अब इससे जो लाइट निकलेगी ना वो पोलराइजर से क्रॉस करने के बाद फिर इधर कहीं पे स्क्रीन होगा, ठीक है ना। तो ये लाइट पोलराइजर से क्रॉस करके स्क्रीन पे पहुंचेगी और ये लाइट बिना पोलराइजर के स्क्रीन पे पहुंच रही है, ठीक है ना। तो एक 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 स्लिट के सामने पोलराइजर को रखा गया है, मतलब ये तो 3D फिगर के जैसा बनाया गया। अगर मतलब 2D बनाएंगे ना तो फिर ऐसे दिखेगा, ये देखो ऐसे, जैसे स्लिट ऐसे बनाते हैं ना, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो यहाँ से जैसे ये सोर्स रख दिया गया, ये लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है ना, तो हम ऐसे बोल देंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है ना। अब ये जैसे यहाँ पे जैसे ही बाहर निकला, यहाँ पे इसके सामने लगा दिया गया पोलराइजर, ऐसे करके पोलराइजर लगा दिया गया। पोलराइजर का पास एक्सिस जो है ना इधर है, ऐसे ऐसे हो गया 45 डिग्री पे, है ना। वर्टिकल, ये वर्टिकल दिखाया है, ये इसका पास एक्सिस इधर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, मतलब इधर है 45 डिग्री पे, ठीक है ना। वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल जो है ना 45 है, 45 डिग्री, ये इसका पास एक्सिस है। तो चलो देखो जरा क्या आंसर होगा। अभी तो स्क्रीन है, तो लाइट देखो यहाँ से ऐसे यहाँ पहुंचेगी लाइट, और एक लाइट यहाँ से ऐसे पहुंच रही है, ठीक है ना, ये सुपर पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, दिस इज स्क्रीन। वन बाई थ्री आ रहा है, 1/3 1/3 शायद नहीं आंसर, आंसर इसका जहां तक मुझे याद आ रहा है, आंसर इज नॉट 1/3। So the question was, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, देखो 2 एग्जाम में आ चुका है ना, तो किसी अदर एग्जाम में भी आ सकता है, और देखोगे आएगा ही, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट होता रहेगा आने वाले एग्जाम्स में, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि जानते हो, देखो क्वेश्चन जानते हो एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, देखो हम बता रहे हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन को पेपर सेट करने के लिए दिया गया, उस पर्सन ने इस क्वेश्चन को देखा, उसने सॉल्व किया और उससे नहीं बना, वो पेपर में नहीं आएगा। और और जैसे उसने अटेम्प्ट किया, सॉल्व हो गया और उसको सॉल्व करके बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लो, आ जाएगा। तो ये मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि आप किसको दिखाई क्वेश्चन। 1 कैसे हो सकता है, 1 कौन, किसने बोला 1 कैसे आ सकता है। ये तुम देखो क्या निकाल रहे हो तुम, ऐसे है ना, समथिंग माइनस समथिंग, न्यूमरेटर तो तुमको कम दिख रहा है ना और डिनोमिनेटर ज्यादा दिख रहा है, तो आंसर जो आएगा ना वो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। हाँ 3/5 आ रहा है, नहीं सर, इसको जानते हो कहीं कहीं पे डिग्री ऑफ पोलराइजेशन भी लिखा रहता है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। ऑनलाइन से बताइए आप लोग क्या आ रहा है आंसर। टू रूट 2/3। नहीं रूट 2 में नहीं है, रूट 2 में नहीं आंसर, आंसर 0.69 मतलब फ्रैक्शन में कितना है, 0 पॉइंट मतलब 2/3 आ रहा है क्या, नहीं 2/3 तो 0.67 आएगा, है ना, कितना 16/65, नहीं इसका आंसर शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2/3 है इसका आंसर, आंसर परहैप्स 2/3, नहीं रूट 2 नहीं आएगा, रूट 2 नहीं आएगा, रूट 2 नहीं है आंसर, आंसर आंसर जो है ना शायद 2/3 है इसका, ठीक है। तुम लोग देख लोगे सभी के असाइनमेंट में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि जेएनयू का क्वेश्चन है ना तो असाइनमेंट में है, ठीक है। चलो बताते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इसमें जानते हो हो क्या रहा है सॉल्यूशन, देखो ये तो हम जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में 2 स्लिट से लाइट निकल रही है तो सुपरपोजिशन तो होगा ही, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे आप देखिए, ये जैसे ये यहाँ पे मान लो इंटेंसिटी आई नॉट, ये जो लाइट ऐसे आ रही है ना, ये इधर से क्रॉस की और ये क्रॉस की, ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। इसमें यहाँ पे मान लो कि इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी कितना होगा आई नॉट। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मान लो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वर्टिकली पोलराइज्ड है लाइट मान लो इधर, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका एम्पलीट्यूड मान लो बोल देते हैं कि E0 है और इसका भी एम्पलीट्यूड E0 है, तो अभी देखो एम्पलीट्यूड किस कौन से डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखो जैसे लाइट यहाँ से निकलेगी ऐसे और ये स्क्रीन पे पहुंच रही है, लाइट यहाँ से भी ऐसे स्क्रीन पे पहुंच रही है, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, होगा ना। लेकिन इसका जो ये अच्छा इसमें जो क्या बोलते हैं पोलराइजर से ये लाइट को पास करा दिया गया ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट था, यहाँ पे मान लो ऐसे करके हमने दिखा दिया कि यहाँ पे बनाया हुआ है क्या पोलराइजर, ऐसे है, ऐसे इज दैट ओके, ये ऐसा है, ठीक है ना। पोलराइजर मतलब ये पोलराइजर इसका मतलब इधर नहीं है, समझ रहे हो ना, ये ऐसे इसके सामने परपेंडिकुलर रखा रहता है ना, देखो ऐसे होगा ना, देखो ये ऐसे ऐसे रखा रहेगा ना, ऐसे समझ में आ रहा है ना। तो देखो जैसे इसका पोलराइजेशन जैसे इधर है वर्टिकल, समझ में आ रहा है, तो इसका जो पास एक्सिस होगा ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। तो आप देखिए अब इसका पोलराइजेशन जो है ना इधर स्लैंटिंग होगा, तो हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं इधर, लेकिन आपको समझना होगा कि ये इधर होगा स्लैंटिंग। देखो देखो फिर से समझ लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, ठीक है, तो ये ऐसे वर्टिकल हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं इसका पास एक्सिस 45 डिग्री पे है, तो ये 45 पे ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको क्रॉस करने के बाद पोलराइजेशन किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे होगा ना, तो इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करके एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आएगा। तो तुमको देखो ये समझना होगा, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि 45 डिग्री में माइनस लॉ लगाओगे, माइनस लॉ लगाओगे ना, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा I0/2, इतना तो कंफर्म है। तो इंटेंसिटी I0/2 है, तो एम्पलीट्यूड जो है ना E0/√2 हो जाएगा, होगा।
एम्पलीट्यूड यहाँ पे ई नॉट था, इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड ई नॉट बाई रूट 2 हुआ, तभी तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगा ना, माइनस लगेगा, समझ रहे हो ना, ये आई नॉट और इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 से 1/2 आ जाएगा, इज दैट ओके? तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ई नॉट बाई रूट 2। लेकिन बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, 45 ऐसे, देखो ये समझ लो, पहले पहले जो था ना वो ऐसे वर्टिकल था, अब ऐसा होगा ऐसे, समझ रहे हो ना, इधर इधर की तरफ होगा ऐसे, तो इधर की तरफ जब होगा ना तो एक कंपोनेंट इसका ऊपर लिख सकते हैं और एक कंपोनेंट इधर लिख सकते हैं ना, तो तुम ऐसे सोचो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा 45, तो तुम इसको वर्टिकल में ऊपर रिजॉल्व करो, कितना होगा, ई नॉट बाई रूट 2 एम्पलीट्यूड है और फिर उससे cos 45 से फिर कितना आएगा, ई नॉट बाई रूट 2, तो मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ई नॉट बाई 2, और एक कंपोनेंट ऐसे करके डॉट से दिखा दे रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ, ये भी कितना आएगा, ई नॉट बाई 2, समझ में आ रहा है? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया ना उसका कंपोनेंट हमने दिखाया इधर और इधर, इज दैट क्लियर? अब देखो इसका पोलराइजेशन और इसका पोलराइजेशन सेम है, तो ये दोनों में इंटरफेरेंस होगा, होगा, और इसका ये परपेंडिकुलर है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, बताया ना कि आई कैप और जे कैप में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इसीलिए देखो क्या होगा कि यहाँ पे अब देखो ये एक मिनट समझ लो, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये एम्पलीट्यूड ई नॉट बाई 2 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, आई नॉट बाई 4, इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4, इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई नॉट, ठीक है ना? तो अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वर्टिकल कंपोनेंट, एक डॉट का मतलब समझोगे ना, आउट ऑफ पेज ऐसे, तो ये डॉट वाला टर्म इसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि ये आई कैप है तो ये जे कैप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो अब आपको समझना है कि मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग सेम पोलराइजेशन विल इंटरफेयर, ये इंटरफेयर करेंगे, इज दैट ओके? दे विल इंटरफेयर, ठीक है ना? तो अब जानते हो देखो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है ना, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी आप याद है आप लोग को ऐसे बताया गया था, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है, तो देखो ये दोनों इसमें होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, ये समझ में आ रहा है ना, दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, तो इंटरफेयर कौन कौन कर रहा है, ये दोनों, लेकिन ये वाला टर्म तो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो ये जस्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पे आई नॉट बाई 4, तो यहाँ पे ऐसे होगा देखो, रूट आई नॉट और प्लस रूट आई नॉट बाई 4, इसका होल स्क्वायर और प्लस आई नॉट बाई 4, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, आ रहा है ना 2/3, ठीक है? आई मिनिमम जो निकलेगा ना, देखो आई मिनिमम, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2, ये होल स्क्वायर और प्लस आई नॉट बाई 4, तुम समझ रहे हो ये प्लस आई नॉट बाई 4 क्यों आ रहा है? हाँ, ये जो टर्म इंटरफेयर नहीं कर रहा है ना उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली इसमें ऐड हो रही है, ओके? तो बस यहाँ से देखो ऐसे लिखोगे, रूट आई नॉट और माइनस रूट आई नॉट बाई 4, इसका होल स्क्वायर और प्लस आई नॉट बाई 4, आ गया? अब बताइए आप लोग कि ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आई नॉट कॉमन आ जाएगा 1/2 और फिर ये बन गया कितना, 3, ये 3 बन जाएगा ना, 3 9/4 हो जाएगा, 9 1 10, मतलब 10 आई नॉट बाई 4 आ रहा है, आ रहा है इतना देखो, और ये वाला आ रहा है 1/2, तो ये आ रहा है 2 आई नॉट बाई 4, आर यू गेटिंग दिस? देखो ये हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना, देख लोगे 2 आई नॉट बाई 4 आई थिंक इससे आ रहा है, कितना आ गया? तो हमें जो निकालने के लिए बोला गया था ना वो ऐसे था, आई मैक्स माइनस आई मिन और डिवाइड बाय आई मैक्स प्लस आई मिन, ये निकालना था, तो आई मैक्स ये निकला, आप लोगों को समझ में आया ना? ये देखो ये जो टर्म होता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस हुआ है इसके और इसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है ना, ये है, तो इसीलिए I1 में हमने पुट किया ये आई नॉट को और I2 में हमने इस इंटेंसिटी को पुट किया है, और एक टर्म जो दूसरा जो आया ना यहाँ पे वो डायरेक्टली ऐड हो गया है, वो इंटरफेरेंस नहीं दे रहा है, दैट इज नॉट गिविंग इंटरफेरेंस, ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे पुट करेंगे इधर से वैल्यू, तो देखो यहाँ पे बाकी तो सभी कॉमन फैक्टर, आई नॉट बाई 4 तो कॉमन फैक्टर है ना, तो कैंसिल हो जाएगा 10 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 प्लस 2 हो जाएगा, बाकी सभी कुछ तो सेम है, तो 8/12 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3, दैट्स द आंसर, 2/3 आ रहा है आंसर। ठीक है, तुम लोग को पोलराइजेशन का कुछ याद है तुम टॉप, मतलब एक एक क्वेश्चन देखो दे रहे हैं, तो मतलब ये जो ना इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन का जैसे टॉपिक, मतलब इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो जानते हो हम बोले थे ना कि पोलराइजेशन हम फिर से वापस आएंगे, पोलराइजेशन में कुछ क्वेश्चन एक दो कराएंगे, ठीक है ना? तो देखो एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले एक आसान क्वेश्चन दे रहे हैं जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना? जैसे मान लो ये एक पोलराइजर है, ठीक है ना, दिस इज ए पोलराइजर, इसका पास एक्सिस इधर है, समझ जाओगे, ठीक है ना, दिस इज पास एक्सिस, ठीक है ना, और ये एक क्या बोलते हैं अनदर पोलराइजर है, इसका पास एक्सिस इधर है P2, ठीक है ना, और यहाँ पे एक ये रखा हुआ है हाफ वे प्लेट, ठीक है ना, देयर इज ए
हाफ वे प्लेट, ये मान लीजिए ऐसे करके हाफ वे प्लेट है, इसका जो है ना ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑप्टिक, याद है ना, ये इसको ये हाफ वे प्लेट है, इसको ऑप्टिक एक्सिस बोलते थे। तो मतलब ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे है, 45। अब यहाँ पे जो है ना ये लिखा गया अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब देखो अभी तुमको देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि इसमें जानते हो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जानते हो जब हाफ वे प्लेट हम डिस्कस करते हैं ना तो वो चीज मतलब हम बिना कंसीडर किए हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर सही आता है। लेकिन अगर हाफ वे प्लेट की जगह कोई दूसरा प्लेट डाल दिया गया यहाँ पे, जैसे मान लो हम लोग कौन सा केस पढ़े थे, क्वार्टर वे प्लेट, हाफ वे प्लेट, ये सब पढ़े थे, ठीक है ना। तो अगर कोई दूसरा प्लेट आ गया ना तो उस केस में फिर देखो सिचुएशन अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो एक बार पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा है, देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, हमने इसे पास किया, यहाँ पे मान लो इसकी इंटेंसिटी इतनी है, तो अब बताना है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, व्हाट इज द इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए जरा जल्दी से, उसके बाद बताते हैं आगे, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग बता दो, ठीक है, उसके बाद आगे। आई नॉट बाय 2। आई नॉट बाई टू। 2 आ रहा है, हमको लगता है तुम लोग भूल गए हो, रिवीजन था अभी तो तुम लोग बोल रहे थे कि जानते हैं। 0 तुम लोग का कितना आ रहा है, आई नॉट बाई 4 आ रहा है, इधर तुम लोग का क्या आ रहा है। तो या तो ऐसा करो, देखो अगर वो कॉन्सेप्ट भूल गए हो ना फिर नहीं समझ में आएगा, हम बताएंगे तुम्हें लगेगा सर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम ऐसा करो, इसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। इसका आंसर देखो ऐसे होगा ना कि ये पहले पास करेगा, हाँ 0 आंसर आएगा इसका, 0 आएगा ना, देखो ऐसा हो जाएगा, ये इससे पास करेगा तो अनपोलराइज्ड लाइट है, क्या हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड, इसका पोलराइजेशन इधर हो जाएगा। अब ये पोलराइजेशन ऑप्टिक एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 45। तो हम बता चुके हाफ वे प्लेट में मतलब ऑप्टिक एक्सिस से जैसे थीटा एंगल बनाता है ना, तो हाफ वे प्लेट को क्रॉस करने 2 थीटा से रोटेट कर जाता है, तो वर्टिकल से क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो 2 थीटा से रोटेट करेगा ना, तो मतलब क्या है 45 का 2 थीटा डबल करोगे तो 90 हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, अभी वर्टिकल था तो इसका पोलराइजेशन किधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अब इसके साथ 90 डिग्री पे आ जाएगा ये, तो ये जो है ना 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट इंटेंसिटी जो होगा ना, समझ में आया ना सभी को, 2 थीटा से रोटेट करने वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो आउटपुट इंटेंसिटी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसा करो तुम लोग इसको एक बार रिवाइज करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है कि इसमें इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है ना, इंटरफेरेंस को इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलो ये खत्म हो गया टॉपिक।